ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को स्वागत है। बहुत खुशी है कि आप सबके सब सुबह सुबह 11 बजे यहाँ पर वेनेसडे के दिन पहुंच गए हैं। करीबन कितने लोग यहाँ पर 52 पीपल हैव ऑलरेडी रीच्ड एंड इट्स ए प्रोग्राम अबाउट रियल एस्टेट सेलिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब रियल एस्टेट वाले ही हैं। तो मैं चाहता हूँ कुछ लोग अगर हो सके 1-2 मिनट के लिए आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, एक बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि सब में नाम दिखाई दे रहा है, किसी का भी मेरे को चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। तो मेहरबानी, जितेंद्र सुरती साहब, कमलेश प्रधान, अभय सिंह बिष्ट, नितिन और अनूप शुक्ला, अभिजीत, मितेश ठक्कर, सतीश सागर, बहुत बढ़िया, हरीश गुप्ता एंड यस, भरद्वाज ग्रुप, एम श्रीनिवास रेड्डी, मुनीश वाधवा, सिमर एंड कपूरिया, किरण कुमार अंबाला, बसंत, रितेश। यस, बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोगों को मैं अभी देख पा रहा हूँ, मजा आ रहा है। यस, सुलेमान, प्रमोद कोल है, राइट। मुझे बहुत सारे पहचान वाले, शैलेश लाहौटी, वाह वाह, एंड अब्दुल जलील, बहुत खुशी है, राइट। तो आज की कार्यक्रम में डायरेक्टली शुरू करता हूं कि आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। ये पूरा प्रोग्राम रियल एस्टेट सेलिंग के ऊपर है। तो करीबन 1 घंटे का प्रोग्राम चलेगा। देन वी आर गोइंग टू हैव सम क्वेश्चन आंसर्स अबाउट दिस प्रोग्राम। 7th and 8th and 9th and 10th ऑफ जुलाई, इसी महीने में अगले हफ्ते से, आज 1 तारीख है, एग्जैक्टली 6 दिन बाद 7 तारीख से हमारा रियल एस्टेट सेलिंग स्किल्स का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। दिस प्रोग्राम इज एन इंट्रोडक्शन टू द सेम प्रोग्राम, राइट। आशिक अब्दुल लतीफ रेज्ड हैंड ऐसा मुझे दिखा रहा है, ये क्या बोलना चाहते हैं? अनम्यूट कर दिया मैं आपको। यस, यू कैन। लतीफ, आशिक अब्दुल लतीफ, आई हैव जस्ट अनम्यूटेड यू। आप अगर बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। व्हाट इज इट? हाथ उठाए थे आप? ओके, देयर इज नो क्वेश्चन ओवर देयर। नो। तो फिर से मैं स्क्रीन शेयर की तरफ बढ़ता हूं। तो रियल एस्टेट सेलिंग स्किल्स इंट्रोडक्शन वेबिनार में आप सबका स्वागत है। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम राजेश टैगोर है। मैं 1991 में बॉम्बे आया था। उससे पहले मैं रायगढ़ उड़ीसा में पैदा हुआ था। वहीं पर मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मेरे माँ बाप तेलुगु हैं। मैं उड़ीसा में रहने की वजह से वहां पर उड़िया पढ़कर मैं बॉम्बे आया हुआ था। सो दैट्स ए स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। एंड 1991 से लेके आज 2020, यानी पिछले 29 साल से मैं बॉम्बे में हूँ। बॉम्बे आने के बाद आई बिकेम ए कार्बन पेपर सेल्समैन। मैंने कार्बन पेपर, अर्जुन मार्केटिंग सर्विसेज नाम का कंपनी था, अर्जुन पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बांद्रा में, बॉम्बे में हुआ करता था। और इस कंपनी में जो 10 सेल्समैन हुआ करते थे, मैं इतना सेल्स किया, कार्बन पेपर इतना बेचा कि ये लोगों ने मेरे को बोला कि भाई अभी मत बेचो, इतना हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, आप जितना बेचे हो। तो अभी आपको 3 महीने तक कार्बन पेपर बेचना रोकना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये कंपनी छोड़कर मैं एक येलो पेजेस कंपनी में जुड़ा। इस येलो पेजेस कंपनी का नाम डेव थॉमसन एसोसिएट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था। और इसमें ऑल ओवर इंडिया 8 ब्रांचेस हुआ करते थे, 430 सेल्समैन हुआ करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1991-92। एंड लगातार 18 मंथ्स आई वाज द ऑल इंडिया नंबर 1 सेल्समैन। एंड इस कंपनी में 430 में मैं लगातार ऑल इंडिया नंबर 1 सेल्समैन रहा था। मेरे पास क्या बोलते उस कंपनी के एक ऐसा न्यूज़लेटर छपते थे, अगर आप लोगों को मैं दिखा सकता हूं तो 1 मिनट स्क्रीन में लगाकर। ये एक न्यूज़लेटर छपते थे, वो स्टार लाइन बोल के 1994 फरवरी महीने में छपा था, साल में एक बार छपता था। और इस न्यूज़लेटर के इस पेज में आप अगर देखेंगे, यहाँ पर ट्रेल ब्लेजर्स ऑफ 1993 बोल के लिखा था। और ये ऑल इंडिया फर्स्ट बोल के जो फोटोग्राफ है आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली मेरा फोटोग्राफ है। और टॉप 5 रैंक में आप अगर देखेंगे, सबसे पहला नाम ये जो है 1993-94 का मेरा ही नाम था, राजेश टैगोर। एंड नीचे भी लिखा है, कुडोस टू ऑल इंडिया एनुअल टॉपर राजेश टैगोर, ऐसा यहाँ पर लिखा है। सो आई वाज एक्चुअली द ऑल इंडिया नंबर 1 सेल्समैन अमंग 430 सेल्स पीपल इन दिस कंट्री सेलिंग येलो पेजेस। दूसरे क्या, प्रोडक्ट सेल्स में और येलो पेजेस सेल्स में एक फर्क होता था। प्रोडक्ट सेल्स में हम जब है कुछ चीज दिखाकर बेचते हैं,
यानी एक प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट आप दिखा सकते हो, आप ये प्रोडक्ट ऐसा दिखा सकते हो, आप ये प्रोडक्ट ऐसा दिखा सकते हो, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मगर हम जब येलो पेजेस बेचते थे तो येलो पेजेस में टच करने के लिए, फील करने के लिए कुछ होता नहीं था। सपोज टू बी बिट चैलेंजिंग। एंड उसमें जो बेचने के जो प्रसिद्धि है, वो जो ट्रेनिंग है, वो जो कलाकारी है, ये बहुत जिंदगी में काम आया। 1995 में मैं येलो पेजेस कंपनी का नौकरी, जहां पर मुझे प्रमोशन मिल मिल के आई वाज द इंचार्ज ऑफ बॉम्बे, मेरे अंडर में 120 सेल्समैन हुआ करते थे। उस नौकरी को, 65,000 रुपए सैलरी वाला नौकरी को मैं त्याग कर मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। मैं तब तक सिर्फ येलो पेजेस ही जानता था, तो आई बिकेम, मेरा एक येलो पेजेस का कंपनी स्टार्ट किया, पीआरटी ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम कर। और मेरा गोल था कि बॉम्बे के लिए, इंडिया के लिए फर्स्ट एंड ओनली मल्टी कलर्ड येलो पेजेस छापू। एंड 1998 जनवरी में मैंने बॉम्बे का, भारत का पहला और एकमात्र मल्टी कलर्ड येलो पेजेस, बॉम्बे बिजनेस बुक, बॉम्बे बिजनेस बुक पब्लिश किया। नो, दिस इज बॉम्बे बिजनेस बुक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, द एडिटर, पब्लिशर, मैनेजिंग डायरेक्टर इज माई सेल्फ, बॉम्बे बिजनेस बुक का। और यहाँ पर ये यू नो editor publisher is Rajesh Tagore. Now this is the first and only multicolored yellow pages. ऐसा yellow pages पहले कभी इंडिया में ना था, उसके बाद ना छपा है। So that's a small introduction. 1998 में ये छापने के बाद से लेके आज तक मैं लगातार ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ। एंड पिछले 22 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 10th of February 2000 को जब संतोष नायर साहब, जो मेरे गुरु थे, जिन्होंने मेरे को सेल्स करना और ट्रेनिंग करना सिखाया था, इनका जब खुद का कंपनी स्टार्ट हुआ, और ये खुद के कंपनी स्मार्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम का स्टार्ट किया, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का, तो उस कंपनी में शुरुआत से लेके मैं एक ट्रेनर बना। और नायर साहब के साथ मिलकर मैंने कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान लेवर, ऐसे बहुत सारे कंपनियों को ट्रेनिंग किया है। तब से लेके आज तक मैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। एंड पिछले 20 साल से मैंने करीबन 20 लाख लोगों को ट्रेन कर चुका हूं। और साथ में 7,000 से ज्यादा मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुका हूं। और खास पिछले 3 महीने से, अप्रैल, मई, जून में मैंने 150 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुका हूं। यानी करीबन 90 डेज में 150 से मोर वेबिनार्स, जो जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग ऑडियंस के लिए मैं ट्रेनिंग कर चुका हूं। तो ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। 2 साल पहले, 2 साल या तो 2018 में टाटा हाउसिंग वाले हमको पहली बार, नायर साहब को, मेरे को इंट्रोड्यूस किए थे, इनवाइट किए थे कि इनके कंपनी में हमको ट्रेनिंग करना है। टाटा हाउसिंग वालों का ये जो है अलग अलग इन मतलब प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे। एंड आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, टाटा हाउसिंग वालों का सेल्स बहुत ज्यादा गिर गया। उससे पहले कंटिन्यूअसली वो सेल्स कर पाते थे, वो लगातार बेच पाते थे। खास करके उनका एक प्रोजेक्ट था पालघर में, और ये पालघर का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा टाउनशिप वो लोगों ने बनाया था। और बाकी सब रियल एस्टेट वालों में, टाटा वालों में एक फर्क है कि बाकी सब रियल एस्टेट में कोई सैलरी पे नहीं है। टाटा के जितने भी लोग काम करते थे वो सब सैलरीड सेल्स पीपल थे, और उन सबके सबका एवरेज सैलरी करीबन 1 लाख महीना, 12 लाख सालाना हुआ करता था। और ये लोग जब सेल करके लाते थे तो ये सैलरी मतलब का हुआ करता था। जब सेल नहीं कर पाए आफ्टर डीमोनेटाइजेशन खास करके, तब इन लोगों को बहुत दिक्कत, परेशानियां कंपनी को होने लगा। लगातार सेल्स कर पाना चुनौती बन गया। एंड अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इस कंपनी के मैनेजमेंट को लगा कि अभी हमारे सेल्स पीपल को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, वरना ये लोग बेच नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने जाके गए टाटा हाउसिंग के प्रोजेक्ट को देखने के लिए। किसी को भी ट्रेनिंग देने से पहले हम लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, हम समझने को कोशिश करते हैं क्या जरूरत है, क्या है नीड, क्या है रिक्वायरमेंट, क्या है। तो जब हम जाके देखे, पालघर पहुंचे, तो एक तो है मेरा एक कलीग जो था, ट्रेन से पहुंचा और मैं गाड़ी से पहुंचा, दोनों ने पूरे के पूरे सर्वेलेंस लिया। तो टाटा हाउसिंग स्टेशन से करीबन 6-7 किलोमीटर दूर था, और ये बहुत बड़ा, करीबन 60-70 एकड़ की जमीन पे शायद ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुका था, फेज 1, फेज 2 ऑलरेडी सेल हो चुके थे, फेज 3 या फेज 4 ये बेच रहे थे। एंड इनकी जो एक एक फ्लैट हुआ करता था, 1 BH के फ्लैट टाटा हाउसिंग का पालघर में, उसका अप्रोक्सीमेट प्राइस करीबन 31 लाख हुआ करता था, 31 लैक्स। और टाटा हाउसिंग में आप जैसे एंट्री मारेंगे या उधर से बाहर आएंगे,
उसके जो मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर आसपास के कम से कम 10-15 पूरा रास्ते में स्टेशन से लेके वहां तक मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि रास्ते के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग है। कोई श्री जी बिल्डर है, कोई अग्रवाल बिल्डर है, कोई राम जी बिल्डर है, कोई श्याम जी बिल्डर है, कोई दाम जी बिल्डर है। कोई बोलता है 1 BHK 700 स्क्वायर फुट 15 लाख, कोई बोलता है 2 BHK 1000 स्क्वायर फुट 20 लाख। ऐसा बड़ा बड़ा होर्डिंग, रेडी पोजीशन, आइए जस्ट वॉक इन एंड टेक योर फ्लैट, ऐसे बड़ा बड़ा। और टाटा वालों का देखा तो 700 स्क्वायर फुट के मकान है और 31 लाख है। राइट? तो एक तो डिमोनेटाइजेशन है, दूसरा देखा तो इनके ही कॉम्प्लेक्स के बाहर सेम साइज का फ्लैट आधा भाव या आधा से कम में, एक तो हद हो गई 550 स्क्वायर फुट का 1 BHK का फ्लैट लिखा था 12 लाख विथ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग इंक्लूडेड बोल के बोर्ड लिखा था। तो मैं जाते जाते उन फ्लैट्स को भी एज ए बायर जाकर देख कर आया। एंड द सिचुएशन ऐसा था कि जितने सेल्स पीपल को देखे हम लोग टाटा हाउसिंग के, हमको मालूम पड़ा कि द मेन आइडिया ऐसा है कि ये लोग सबके सब, अरे ये कौन है, ये स्क्रीन ऐसा क्यों हो गया? योर नितिन स्क्रीन भाई, ये स्क्रीन ऐसा क्यों हो जा रहा है? बहुत महंगे हैं एंड प्राइस वाइज देवर एक्चुअली बाकी सबके सब 15 से 20 लाख, 12 लाख से लेके 20 लाख के रेंज में थे, और टाटा जो 31 लाख के रेंज में था। एंड अंडर दो सर्कमस्टेंसेस उन लोगों के साथ में 3 दिन का प्रोग्राम किया, और ये 3 दिन के प्रोग्राम करने के बाद सारे के सारे सेल्स पीपल वापस प्री डिमोनेटाइजेशन लेवल पर पहुंचे थे। तो उन लोगों को रियल एस्टेट कैसा बेचना हम लोगों ने सिखाया। ये बाकी बाहर के लोग 12 लाख 15 लाख में 1 BHK फ्लैट देने के बावजूद हम टाटा हाउसिंग में सक्सेसफुली सारे सेल्स पीपल लोगों को 31 लाख में 1 BHK बेचने के तरीका सिखाया। और उस प्रोग्राम के बाद मुझे एहसास हुआ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को हम बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। रियल एस्टेट लोगों को इनको जो बेचने के तरीका है, कन्विंस करने के तरीका है, कम्युनिकेट करने के तरीका है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। और उसके बाद वो रियल एस्टेट के लिए जब रिसर्च कर रहे थे, तब मुझे यह भी एहसास हुआ कि इस इंडस्ट्री एक कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कभी भी हुआ नहीं है। देयर इज नो प्रोसेस ऑफ एंट्री, देयर इज नो प्रोसेस ऑफ एग्जिट। कोई भी आता है, कोई भी एंट्री बन जाता है, कोई भी रियल एस्टेट एजेंट बन जाता है, कोई भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन जाता है, कोई भी अपने आप को रियल एस्टेट ब्रोकर बोल देता है, रियल एस्टेट में अंदर घुस जाता है। करीबन 8 महीना पहले की बात है, मैं मेरे वाइफ को पिकअप करके गाड़ी में ड्राइव करके मैं घर आ रहा था। मैं बॉम्बे में रहता हूँ। घर आते आते मेरे वाइफ ने बोली कि क्या 2 मिनट के लिए रुकिए, मुझे यहाँ पर बनाना लेना है, केला लेना है। तो एक दुकान से वो हमेशा केला लेती थी, तो मैं वहां पर दुकान के बाहर जेपी रोड अंधेरी वेस्ट में मैंने खड़ा किया। तो वो जो बनाना वाला था करीबन 65-70 साल का बुढ़ा था, धोती पहना हुआ था, वो पतला सा वो क्या बोलते कॉटन का शर्ट पहना हुआ था, बाल जो है पूरा आधा, मतलब बहुत छोटे छोटे बाल थे, एंड कुछ ऐसे कपड़े वपड़े नहीं थे, ऐसे नॉर्मल एकदम सब्जी बेचने वाला लेवल का था। तो उसने, मेरी वाइफ ने बोली ये सामान जाके गाड़ी में पीछे डिक्की में रख दीजिए। तो उसने जाके, सामने ही था तो डिक्की खोल कर रख दिया जब तक छुट्टा दे रही थी। और मैंने वो डिक्की खोला तो मेरे को देखे, हाँ नमस्ते साहब, ऐसा उसने बोला। और मेरे को तुरंत वो बात करने लगा, बोलता है सर ये बाजू में एक 1 BHK है, आपको खरीदना क्या है तो बताओ। तो एक था ये केला बेचने वाला, और ये केला बेचने वाला मेरे को प्रोस्पेक्ट कर रहा है और बोलता है 1 BHK बाजू में खरीदना है तो बताओ। और उसके साथ साथ अच्छा कहाँ पर है, मैंने ऐसे बातों बातों में पूछ लिया, तो बोलते हैं सामने वाला बिल्डिंग में 1 BHK, पीछे एक जो है एक 2 BHK, और उसके पीछे अभी अभी एक नया डेवलपमेंट चल रहा है, वो SRA डेवलपमेंट में आपको उसको दिला सकता हूँ, इसमें दिला सकता हूँ। 5 मिनट के अंदर उसने कम से कम 10 अलग अलग प्रॉपर्टी दिला सकता है, ये बात कह दिया। Now the problem is, ये आदमी का पहचान क्या है? ये आदमी केला बेचने वाला, और केला बेचने वाला मेरे को क्या बात कर रहा है? He's talking about selling a flat, selling property, selling real estate to me. तो अचानक रियल एस्टेट सेल्समैन की तरफ एक इंसान का जो
आइडिया रहता है अचानक बहुत नीचे गिर जाता है। मतलब कोई भी किधर भी रियल एस्टेट बेच रहा है। तो दिस इज द चैलेंज, ये चुनौती है अपने इंडस्ट्री का दोस्तों। और इसी के लिए स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूं। यहाँ से मैं छोटा सा क्या बोलते हैं एक प्रिपेयर जो प्रेजेंटेशन में बना है आप लोगों के सामने पेश करूंगा। बाय द वे आप सभी के सभी को मेरा स्वागत है फिर एक बार। और एक मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एनी टाइम यू फील लाइक, जब भी आपको दिल करे आप हाथ उठा सकते हैं एंड वी कैन हैव एन इंटरेक्शन। हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आप सबके पास मैं ये अधिकार देता हूं। तो काइंडली आपको जब भी कुछ पूछने का, बताने का, जताने का दिल करे, वी विल हैव इट एन इंटरेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम। या सो लेट मी स्टार्ट माय स्क्रीन शेयर। सो रियल एस्टेट सेलिंग स्किल्स की इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है दोस्तों। हम सब के सब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में है। पूरा दुनिया अभी ट्रांसफॉर्म हो चुका है आफ्टर कोविड। ये फोटोग्राफ ये कोविड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत ही खूबसूरती से शायद एक्सप्लेन करता है कि आज का दुनिया ये कोविड ओरिएंटेड वर्ल्ड बन चुका है। ये एक नया दुनिया है एंड वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम सोशल डिस्टेंसिंग टू फिजिकल डिस्टेंसिंग। एंड हर आदमी मास्क पहनना और फिजिकल डिस्टेंसिंग ये पालन करने लगा है। एंड वर्ल्ड इज गेटिंग डोमिनेंटली physical distancing oriented world now, and we are about to face massive changes in everything। हम सब के सब massive मतलब massive बहुत बड़ा परिवर्तन का सामना कर रहे हैं in living, in working, in traveling, in socializing, in educating, in entertainment। So for real estate agents, या real estate business, these are times of challenge and these are times of opportunity। हम सबके लिए रियल एस्टेट में आप सबके सब जो भी है आप सबके लिए चुनौती वाला समय है और एट द सेम टाइम बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, टाइम्स ऑफ अपॉर्चुनिटी दोनों साथ में। टाइम्स ऑफ अपॉर्चुनिटी क्योंकि बहुत सारे रियल एस्टेट प्राइसेस अभी बहुत गिरने वाला है। ऑलरेडी आज सुबह का मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि इन बॉम्बे उसमें से करीबन 20% करेक्शन हो चुका है। कल शाम को मैं रियल एस्टेट का न्यूज पढ़ रहा था कि वसई विरार में ऑल द बिल्डर्स या सम ऑफ द बिल्डर्स आर ऑलरेडी सेलिंग द प्रॉपर्टीज एट ए 20% डिस्काउंट इमीडिएटली कोई खरीदने को तैयार हुए। तो LIC HFL मदान रेज्ड हैंड्स ऐसा मैं देख रहा हूँ। मदान साहब कुछ टाइम बाद बात करेंगे। फॉर द टाइम बिंग हम लोग जरा सा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। फॉर यहाँ पर मैं जो बताना चाहता हूँ फॉर रियल एस्टेट, रियल एस्टेट के अंदर क्या क्या आता है अगर उसको हम देखेंगे। दो प्रकार के रियल एस्टेट होते हैं, एक होता है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, दूसरा होता है कमर्शियल। ये सब आपको पता है, फिर भी मैं क्विकली एक बार बात। रेसिडेंशियल में फ्लैट से, बंगलों से, रो हाउसेस से, डुप्लेक्स है, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, विलास है, पैलेसेस है, कॉटेजेस है, SRA है, प्लॉट डेवलपमेंट है, सबके सब रेसिडेंशियल के अंदर आते हैं। उसी तरह कमर्शियल्स में ऑफिसेस, शॉप कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, गालास, इंडस्ट्रियल एस्टेट, प्लॉट्स, यूनिट्स, बिजनेस हब्स, लैंड डेवलपमेंट, ये सब के सब भी कमर्शियल के अंदर आता है। Now coming back into it, real estate also consists of agriculture and non-agriculture, land bank, reserve, jungle, forest, mountain भी real estate के अंदर आता है। non agriculture में SEZ, industrial estate, factories, industries, reserved lands, education, ये सब के सब आते हैं। तो रियल एस्टेट जो है कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा मार्केट है। रियल एस्टेट ऑफ मुंबई, आज सुबह के न्यूज़पेपर के मैं आर्टिकल के बात कर रहा हूँ, आज ही सुबह का इनको कहता है रियल एस्टेट ऑफ मुंबई consists of 43% of the entire stock market of India। रियल एस्टेट का मतलब जो प्रेजेंस है उसका जो वैल्यू जो है 43% ऑफ द एंटायर स्टॉक मार्केट है। एंड 29% सिर्फ मुंबई के रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, 29% ऑफ GDP विच इज वैल्यूड एट $800 बिलियन। ऐसा आज सुबह का न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा। तो आपके मतलब का हो सकता है, इसलिए मैंने उसको लाया। तो 10 थिंग्स अबाउट रियल एस्टेट अगर हम बात करेंगे कि अब से मैं जरा सा सेल्स ओरिएंटेड की तरफ बढ़ रहा हूं, इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है। 10 थिंग्स अबाउट रियल एस्टेट। फर्स्ट थिंग, अगर रियल एस्टेट के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो रियल एस्टेट बेचना चाहता है, समझो रीसेल है या फर्स्ट टाइम सेलर है, the seller always wants to sell at a higher price। वो जितना हो सके उतना ज्यादा भाव में बेचने को कोशिश करता है। and the buyer always wants to buy at a lower price। एंड बायर का हमेशा कोशिश होता है जितना हो सके उतने कम में खरीदो। तो बायर कम में खरीदना चाहता है, सेलर ज्यादा में बेचना चाहता है। ये दोनों के बीच में एक प्रकार का द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है। और ये कॉन्फ्लिक्ट को देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द एजेंट या इट इज द सेलर या इट इज द रियल्टर या आप, इट इज द एजेंट हु कन्विंसेस बोथ पार्टीज द प्राइस इज राइट।
राइट। आपका सबसे बड़ा चुनौती बन जाता है इसको ज्यादा में बेचने का, उसको कम में खरीदने का, और दोनों के बीच में जो गैप है, जो ब्रिज है, ये बनाने वाला काम रियल एस्टेट सेलर करता है। सेकंड थिंग अबाउट रियल एस्टेट जो हमको जानना जरूरी है आज की, मोस्ट बिल्डर्स आर एक्सपीरियंस्ड इन सेलिंग। एक बिल्डर जो है वो कुछ हो सकता है 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से इसी बिजनेस में है, वो दिन रात रियल एस्टेट बेच रहा है। बट बायर्स जो खरीदने वाला है समटाइम्स आर इनएक्सपीरियंस्ड एंड दे आर फर्स्ट टाइम बायर्स। तो बहुत सारे कस्टमर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार खरीदते हैं एंड फर्स्ट टाइम ही खरीदने के लिए आते रहते हैं। एंड ये जो चीज है, देयर इज ए गैप बिटवीन द मैच्योरिटी ऑफ द सेलर एंड द मैच्योरिटी ऑफ ए बायर। सेलर को रियल एस्टेट के बारे में बहुत कुछ मालूम है और बायर को रियल एस्टेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। देयरफॉर इट इज द एजेंट, ये एजेंट है हु हैज टू टेक केयर ऑफ द बायर एंड एंश्योर दैट ही डजंट बिकम द लास्ट टाइम बायर। ये चुनौती है सारे रियल एस्टेट एजेंट्स की, आपकी, मेरी, कि आपको ध्यान देना है कि ये कस्टमर जो पहली बार खरीदने आया है वो कस्टमर जीवन में आखिरी बार रियल एस्टेट ना करे और उसके साथ ना इंसाफी ना हो, ये वाला चीज को ध्यान रख। थर्ड थिंग अबाउट रियल एस्टेट इज, अगर आपको देखेंगे, द इंडस्ट्री इज डोमिनेंटली सीजनल। ये इंडस्ट्री हर महीना, हर साल, पूरा साल एक बराबर नहीं चलता है। ये डोमिनेंटली सीजनल है, जिसका मतलब है अप्रैल में अराउंड अक्षय तृतीया के टाइम पे, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीना, टू सम एक्सटेंट जून ऑल्सो, ये 4 महीना डोमिनेंटली ये बिजनेस चलता रहता है। वही टाइम पर लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, नया जगह खरीदते हैं। बाकी टाइम पर देखते डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस डोमिनेंटली ज्यादा यही टाइम पर होता रहता है। एंड बट it is the agent who has to be on his toes all the year looking for opportunity. Agent ये नहीं बोल सकता है कि मैं सिर्फ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये 4 महीना काम करूंगा, या मार्च, अप्रैल, मई, जून यही 4 महीना काम करूंगा, बाकी 8 महीना एज इट इज धंधा जो है इतना ज्यादा होता नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। He has got to be on toes all 12 months and look for opportunities। ये रियल एस्टेट एजेंट की खास बात है। फोर्थ थिंग अबाउट रियल एस्टेट, चौथी बात, द कल्चर ऑफ रेस्पेक्टिंग एंड पेइंग फॉर द सर्विस ऑफ द एजेंट डजंट एग्जिस्ट इन इंडिया। इंडिया में खास करके सौदा होने के बाद, डील होने के बाद वो 2%, 3%, 1% जो है वो आज की तारीख में लोग दे रहे हैं, क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ कंपल्शन। मगर कल्चर ऑफ रेस्पेक्टिंग, रियल एस्टेट एजेंट को रेस्पेक्ट करने की कल्चर, या रियल एस्टेट एजेंट को सफिशिएंटली खुश करने की कल्चर या पे करने की कल्चर, जैसा यूरोपियन मार्केट में है या जैसा अमेरिकन मार्केट में है, वैसा इंडियन मार्केट में नहीं है। एक सब स्टैंडर्ड के नजरिया से इस इंडस्ट्री को देखा जाता है। द कल्चर ऑफ रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्ट नहीं है, एंड पेइंग फॉर द सर्विसेज ऑफ एजेंट्स डजंट एग्जिस्ट इन इंडिया। मगर इट इज द एजेंट हु हैज टू एस्टैब्लिश हिज वैल्यू ऑल द टाइम टू मेक बोथ पे फॉर इट। बोथ इन द सेंस यहाँ पर बायर भी एंड सेलर भी। ये एजेंट का काम बन जाता है, एजेंट का जीवन का चुनौती बन जाता है। इट इज द एजेंट हु हैज टू एस्टैब्लिश हिज वैल्यू, खुद का वैल्यू वहां पर बार बार हर कस्टमर के सामने एक डील होने के बावजूद, दूसरा होने के बावजूद अपने आप को डील को एक्सपेक्ट करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, एस्टैब्लिश करना पड़ता है। फिफ्थ थिंग अबाउट रियल एस्टेट, एजेंट्स सेक्टर हैज बीन अनऑर्गेनाइज्ड। मैं फिर से कहता हूं, एजेंट्स सेक्टर या ब्रोकर सेक्टर या रियल्टर सेक्टर हैज बीन अनऑर्गेनाइज्ड एंड देयर इज नो बैरियर टू एंटर इन दिस बिजनेस। कोई भी कभी भी किधर भी एंट्री मार सकता है। हर बिल्डिंग का सेक्रेटरी, हर बिल्डिंग का चेयरमैन और हर बिल्डिंग का आदमी एक रियल्टर बन जाता है। एज ए रिजल्ट पीपल वेंचर इनटू दिस एंड स्पॉइल द रेपुटेशन ऑफ एजेंट एंड रियल्टर। हर आदमी घुस जाता है। जैसा मैं वो बनाना वाला, केला वाला की बात कर रहा था, वो अंदर घुस के, आई डोंट नो, आई विल नॉट से कि वो गलत आदमी था, मगर
बहुत सारे लोग इस बिजनेस के रेपुटेशन को, एक रियल एस्टेट एजेंट की रेपुटेशन को वो बहुत टार्निश करते, इमेज को टार्निश करते हैं। एंड ये इस इंडस्ट्री के एक अंदरूनी बात है। येट इट इज द एजेंट हु हैज टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड सफर फॉर बैड रेपुटेशन क्रिएटेड बाय नॉन सीरियस प्लेयर्स। ये एजेंट को दिन रात अपना रेपुटेशन को, स्टैंडर्ड्स को, प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखना पड़ता है, खुद एकदम बढ़िया प्रोफेशनल होने के बावजूद, सीरियस प्लेयर होने के बावजूद। जो छोटे नजरिया से लोग देखते हैं ये दूसरे लोगों को रेपुटेशन स्पॉइलिंग के वजह से, उसको सामना करना पड़ता है। या धर्मपाल यादव रेजेस हैंड, आप यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं? धर्मपाल यादव अनम्यूट कर दिया, बताइए, अनम्यूट करके बताइए, बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली मेरा काम जो है नोएडा के अंदर है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, कोविड के बाद में जो है ना, क्लाइंट मतलब आ तो रहा है, लेकिन जो उसका डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया। जो हमारी सेल जो है वो 100% से अभी 20% पे आ गई। तो सर बहुत ही थोड़ा सा ना मार्केट जो अनस्टेबल हो गया, तो इसलिए थोड़ा सी परेशानी हो रही है सर। तो आपको ऐसा अचानक हाथ उठाकर बात करने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरे को इतना तो मालूम है, और आप बेफिक्र रहिए कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आपके इस सब्जेक्ट को एड्रेस किया जाएगा। ठीक है धर्मपाल सर, जी। ठीक हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। मैं पहली बार आया हूँ इस एप्लीकेशन के ऊपर। हाँ जी, ये एग्जैक्टली 1 घंटे का प्रोग्राम है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। और आप अगर ऐसे 20 मिनट, ऑलरेडी 1-2 मिनट ऐसा वो किसी ने लाइन बिन मार रहा था तो गया, ऐसे बीच में अगर रुकेंगे तो वो ज्यादा दूर जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल में कुछ ऐसा जरूरत ना पड़ी, आफत ना आ गई, तो ठीक है मैं सर। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप को कंट्रोल करिए। राइट, मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना। द सिक्स्थ थिंग अबाउट रियल एस्टेट, और आपको मैं ये भी बताता हूँ धर्मपाल जी सिंह जी, अभी अभी आपने जो सवाल पूछा है, सवाल आपने क्यों पूछा है और आपके मन के अंदर क्या है, ये भी आज आप डिस्कवर कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। सिक्स्थ थिंग अबाउट रियल एस्टेट इज द इंडस्ट्री इज ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड। या ये चीज शायद धर्मपाल जी के सवाल को बहुत गहराई से, ये इसके ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड मतलब पूरे टाइम पर ना एक ट्रांजैक्शन, कैसे डील ओरिएंटेड, ट्रांजैक्शन डील, ट्रांजैक्शन डील, ट्रांजैक्शन डील, धंधा हो जाना चाहिए, वही मानसिकता के साथ ये इंडस्ट्री काम करता रहता है। ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो तड़पना स्टार्ट हो जाता है। येट इट इज द एजेंट हु हैज टू एस्टेब्लिश केयर फॉर रिलेशनशिप इन बोथ बायर्स एंड सेलर्स। ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चुनौती है। जैसा एक डील नहीं हुआ, बहुत सारे एजेंट ऐसा है जिनको महीने में 5 डील की आदत हो गया, महीने में 50 डील की आदत हो गया, महीने में 500 डील की आदत हो गया, महीने में 5,000 डील की आदत हो गया। एक बार अगर उसमें से 10%, 20%, 25%, 30%, 40% कम हो गया तो वो एकदम छटकने लगते, तड़पने लगते हैं। इन दिस प्रोसेस जो खरीदा उसी को रिस्पेक्ट होता है, जो नहीं खरीदा उसके साथ रिस्पेक्ट नहीं होता है। जिसका माल बिका उसी को रिस्पेक्ट होता है, जिसका माल नहीं बिका उसको रिस्पेक्ट नहीं होता है। नाउ एज अ रिजल्ट ये इंडस्ट्री एक ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड यानी डील ओरिएंटेड इंडस्ट्री बन गया है, सौदा ओरिएंटेड इंडस्ट्री बन गया। और एजेंट का काम इसी को बरकरार रखना है। आपका चुनौती यही है कि आप इसको ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड ना बनाए, ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड बनाए। सातवां थिंग अबाउट रियल एस्टेट एजेंसी इज एजेंट शोस 100 प्रॉपर्टीज। एजेंट जो है 100 प्रॉपर्टी दिखाता है एंड कस्टमर डजंट फील एनी ऑब्लिगेशन टू पे और बाय फ्रॉम द एजेंट। 100 दिखाने के बावजूद कस्टमर को खरीदने का कोई भी जरूरत महसूस नहीं होता है। एथ थिंग अबाउट द रियल एस्टेट, द बिजनेस इज एक्सट्रीमली फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। ये बिजनेस ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता रहता है। येट द कस्टमर एक्सपेक्ट्स टू शो देम एश्योरेंस ऑफ स्टेबिलिटी। आप लोगों को और आपके कस्टमर लोगों को बार बार दिखाना पड़ता है कि ये स्टेबल इंडस्ट्री है। एक्चुअली देखा जाए तो स्टेबल है, मगर अगर मंथ ऑन मंथ देखा जाएगा तो इसमें फ्लक्चुएशन नजर आता है। नाइन्थ थिंग अबाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्री, देयर इज नो प्रोटेक्शन, गारंटी और सर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर द एजेंट इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। ये पूरा कमीशन ओरिएंटेड होता है एंड इनकम जो है वो सौदा के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ज्यादातर रियल एस्टेट एजेंट को, जो सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं, इनके लिए इनकम का कोई ना प्रोटेक्शन है, इनकम का ना कोई गारंटी है, इनकम का ना कोई सर्टेनिटी है।
राइट, ना प्रोटेक्शन है, ना गारंटी है, ना सर्टेनिटी है इस इंडस्ट्री के अंदर। इसलिए उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है। अचानक लोगों को ऐसा लगने लगता है अब इंडस्ट्री में कुछ नहीं बचा। एक दो डील होते होते अचानक ऐसा लगने लगता है हाँ ये इंडस्ट्री वापस सबके सब होने लगा है। एंड वापस एक दो महीना सेल नहीं हुआ तो अचानक वो जो पिछले तड़प है वो स्टार्ट हो जाता है। येट agents are expected to recruit staff, pay salaries and maintain office। जो प्रोफेशनल एजेंट्स होते हैं जिनका खुद का ऑफिस बना के रखे हैं, जो स्टाफ बना के रखे हैं, उन लोगों को तो ये नहीं बोल सकते हैं कि पिछले महीना सैलरी नहीं हुआ। उनका रोज तो भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, या ऑफिस को तो संभालना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिसिटी तो देना ही पड़ेगा। वो चाय वाले को, असिस्टेंट को, कंप्यूटर वाले को, रिसेप्शनिस्ट को, उन सबके सबको सैलरी वो पेमेंट जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है उसको संभालना पड़ेगा। 10th and last thing about real estate agency is there are so many people involved in a sale ऑफ ए प्रॉपर्टी। इतने सारे लोग एक ही प्रॉपर्टी के सेल में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सेलर है, बायर है, बैंक है, एडवोकेट है, गवर्नमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, म्युनिसिपल ऑफिस है, रजिस्ट्रार है, और इसके सिवा भी बहुत सारे दूसरे लोग भी उसके अंदर इन्वॉल्व होते रहते हैं। ये सब इन्वॉल्व होने के बावजूद येट एजेंट्स का सर्विसेस अकेला है जो नेगोशिएट किया जाता है, और सिर्फ एजेंट को सबसे लास्ट प्रायोरिटी में पेमेंट मिलता है, और कभी कभी आधा पेमेंट पाव पेमेंट के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। ये है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की सच्चाइयां। इसी को हम लोगों को समझकर आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ने का है, और यही सब चीज को सामना करना कैसा मैं इस प्रोग्राम के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। जो 7, 8, 9, 10 4 दिन का प्रोग्राम आने वाला है, उस प्रोग्राम में अभी जो 10 बातें किया उसको बरकरार रखने को उसको ओवरकम करने का तरीका हम सिखाएंगे। रियल एस्टेट एजेंसी बिजनेस अगर देखा जाए ये फुल ऑफ रिस्क है एंड फुल ऑफ रिवॉर्ड्स है। इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है मगर एट द सेम टाइम रिवॉर्ड्स भी है, और इसीलिए ये बिजनेस बहुत खूबसूरत बिजनेस है। रियल एस्टेट बिजनेस दूसरी तरीके से दिखा जाए तो ये बहुत सिंपल बिजनेस है। आप किसी प्रोस्पेक्ट को लेके गए, गाड़ी में बिठाए, जगह दिखाया, जमीन दिखाया, प्लॉट दिखाया, फ्लैट दिखाया, बंगलो दिखाया, उसको पसंद आ गया एंड इमीडिएटली वो खरीद लेता है। इसीलिए बहुत सिंपल है, पसंद आ गया, खरीद लिया। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप आपके पास एक प्रॉपर्टी आया एंड 24 घंटे के अंदर सौदा हो गया एंड 24 घंटे के अंदर प्रॉपर्टी बिक गया। इतना सिंपल है। एट द सेम टाइम सेम रियल एस्टेट एजेंसी ये बिजनेस जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और कॉम्प्लेक्सिटीज में भी भरा हुआ है। लीगल कॉम्प्लिकेशंस, सोसाइटी के कॉम्प्लिकेशंस, लिटिगेशंस, इतने सारे चीज के अंदर हर प्रॉपर्टी घुसा हुआ रहता है कि ये सौदा इतना आसान नहीं है, और यही चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। रियल एस्टेट एजेंसी बिजनेस की तीसरी और आखिरी बात ऐसा है, ये फुल ऑब्स्टेकल्स भी है, तकलीफों में, कष्टों में, मुश्किलों में भरा पड़ा इंडस्ट्री है, और फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज ही है। ये इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्यूचर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी है। तो ग्रेटेस्ट ब्यूटी एंड द चैलेंज ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस इज द एंट्री इज इजी। मैं यहां पर एक सेकंड का पॉज लेता हूं। सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी चुनौती रियल एस्टेट एजेंसी का, रियल एस्टेट बिजनेस का मैं यही देख रहा हूं कि कोई भी आदमी के लिए इस बिजनेस में एंट्री मारना आज की तारीख में आसान है। आप अगर LIC एजेंट बनना चाहते हैं, इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं, तो भी एक 50 घंटे का ट्रेनिंग और एक एग्जाम पास करना जरूरी है। मगर आप अगर रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं तो देयर इज नो सच पर्टिकुलर थिंग। कोई एग्जाम नहीं है, कोई भी आदमी किधर भी गांव में, सिटी में, बिल्डिंग में, रास्ते में अपने आप को एजेंट बना सकता है। द न्यू एंट्रेंट जो नया जुड़ता है, इस इंडस्ट्री के अंदर घुसता है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसको मालूम नहीं रहता इस इंडस्ट्री का डूस एंड डोंट्स, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ज्यादातर टाइम वो सिर्फ कोशिश करने को घुसा हुआ। सो ही इज नॉट सीरियस and is okay with small percentage। उसको वो 2% नहीं, 3% नहीं, 1% नहीं, 0.5% नहीं, कोई आदमी अगर इवन 10,000, 20,000, 5,000 भी दे देता है तो भी वो खुश हो जाता है। टेक्स एडवांटेज ऑफ डेकेड्स ऑफ हार्डवर्क ऑफ प्रोफेशनल। ये जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किया है, बहुत मुश्किल से एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल चार्जेस एस्टेब्लिश कर पाए 2% वाला, उसको भी एक ये नए एंट्रेंट लोग ना उसको भी स्पॉइल कर लेते हैं एंड क्रेडिबिलिटी को भी स्पॉइल कर लेते हैं। ये है इस बिजनेस की सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों।
So many people venture into real estate selling. हर दिन घुस जाते हैं. Every corner you will find real estate broker. There is, the career is so easily available. The career can be so easily started so easily. And the career is so lucrative, and there is no one to check or ask questions. Anyone and everyone with little bit of information claims to be a real estate agent, broker. ये जो चीज है अपने इंडस्ट्री का सबसे बड़ी चुनौती है, कठिनाइयों को आपके लिए क्रिएट करता है. सो देयर इज ए ग्रेट नीड टू बी, यहां से मैं बता रहा हूं, ऑर्गेनाइज्ड. बहुत बड़ा जरूरी है कि इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज्ड करें, प्रोफेशनल बनाएं, सिस्टमेटिक बनाएं, स्टैंडर्डाइज्ड बनाएं, कनेक्टेड बनाएं, अकाउंटेबल बनाएं इन दिस इंडस्ट्री. राइट, वापस एक बार, इस बहुत बड़ा जरूरत है. ऑर्गेनाइज्ड, प्रोफेशनल, सिस्टमेटिक, स्टैंडर्डाइज्ड, कनेक्टेड, अकाउंटेबल इस इंडस्ट्री को बनाना जरूरी है. तो सबसे बड़ा चुनौती जो है आप लोगों के लिए प्रोफेशनल बनना है. 3 प्रकार के सेलिंग होता है दोस्तों, 3 प्रकार का सेलिंग. पहले को हम कहते हैं रिजेक्टेबल सेलिंग, दूसरे प्रकार के सेलिंग को कहते हैं रिसीवेबल सेलिंग, तीसरे प्रकार को सेलिंग को कहते हैं रेफरेबल सेलिंग. यहां पर मैं जरा सा स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं. 3 प्रकार के सेलिंग होते हैं. रिजेक्टेबल सेलिंग यानी आप जाकर किसी को बेचने को कोशिश करते हो, प्रयास करते हो, कभी कभी कोई खरीदता है और कभी कभी कोई नहीं खरीदता है. ये रिजेक्टेबल सेलिंग है. और मैं ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में ऐसा है कि ज्यादातर लोग ज्यादातर रियल एस्टेट जो देखते हैं, खरीदने को कोशिश करते हैं, वो रिजेक्ट हो जाता है. राइट. सेकंड प्रकार का सेलिंग है कि उसको कहते हैं रिसीवेबल सेलिंग, यानी आपके पास जो कोई कस्टमर आता है, आप उनको भले ही 15 दिखाते हो, 25 दिखाते हो, 40 दिखाते हो, 50 दिखाते हो, मगर हर कस्टमर को आप बेचने में सक्षम हो जाते हो. राइट. आपके पास 100 कस्टमर एक साल में आए, उसमें से 10 लोगों ने खरीदा, 90 लोगों ने नहीं खरीदा, यानी आपका सेलिंग का नाम रिजेक्टेबल है. आपके पास एक साल में 100 लोग आए, 100 के 100 लोग 1-2 साल के अंदर खरीद ही लिया आपसे, तो आपका सेल्स के तरीके का नाम रिसीवेबल सेलिंग है. तीसरे प्रकार का सेलिंग का नाम है रेफरेबल सेलिंग, यानी आपके पास जो कोई आता है, ना सिर्फ आपके पास खरीदते हैं, बल्कि आपका नाम दूसरों को बताते हैं, उनके दोस्तों को, उनके कस्टमर लोगों को आपके पास लेके आते हैं. राइट. इसको कहते हैं रेफरेबल सेलिंग. निमेश शाह बोल के एक कांदिवली में मतलब रियल एस्टेट एजेंट है. मैं नहीं जानता आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते. बॉम्बे में कांदिवली नाम का इलाका है. राइट. उनके बारे में मुझे कम से कम 3 अलग अलग कस्टमर ने बहुत तारीफ करके बताया. कभी भी रियल एस्टेट का कुछ भी सॉल्यूशन है ना, आप निमेश शाह साहब से बात करिए ना. जब 3 लोग, मेरे खास दोस्त निखिल कापड़िया बोल के मेरा एक खास दोस्त है, मेरे भूपेश दवे बोल के एक खास दोस्त है, और मेरा एक तीसरे फ्रेंड है, तीनों ने बोला कि रियल एस्टेट मतलब जो सबसे भरोसेमंद आदमी है ये निमेश भाई है. ये जो है 3 लोगों ने कह दिया, यानी हर आदमी उनके बारे में यही सोचता है. राइट. इसको कहते हैं रेफरेबल सेलिंग. राइट. आपके पास 100 लोग आते हैं और 10 या 20 या 25 या 50 खरीदते हैं, तो आपका सेलिंग का नाम रिजेक्टेबल है. आपके पास 100 लोग आए, 100 के 100 खरीदे, तो रिसीवेबल है. आपके पास 100 लोग आए मगर 150 सेल हुआ, 200 सेल हुआ, 500 सेल हुआ, 1000 सेल हुआ, यानी आपका सेल का नाम रेफरेबल सेलिंग. अब ये जो चीज अभी मैंने बताया, 3 प्रकार का सेलिंग, रिजेक्टेबल सेलिंग, रिसीवेबल सेलिंग, रेफरेबल सेलिंग. फिर से एक बार बोलता हूं, रिजेक्टेबल सेलिंग, रिसीवेबल सेलिंग, रेफरेबल सेलिंग. ये तीनों को अगर देखेंगे तो 2 सवाल अपने आप को पूछना है कि आज के तारीख में आपका सेलिंग किस प्रकार का है, रिजेक्टेबल है, रिसीवेबल है कि रेफरेबल है. राइट. और इससे भी महत्वपूर्ण, इसका जवाब मेरे को देने की जरूरत नहीं, कोई भी दे भी नहीं सकता है, क्योंकि एवरीवन इज म्यूट नाउ. तो आपके 3 में से आज आपका सेलिंग क्या है, रिजेक्टेबल है, रिसीवेबल है, रेफरेबल है. उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि आपका सेलिंग अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में, जीवन भर कैसा होना चाहिए. सारा जीवन आपका सेलिंग रिजेक्टेबल ही होना चाहिए, सारा जीवन आपका सेलिंग रेफरेबल होना चाहिए, या सारा जीवन आपका सेलिंग रिसीवेबल होना चाहिए. नो, इसका जो जवाब है ये आपको फैसला करने का है. आप रिजेक्टेबल बन के रहना चाहते हैं, रिसीवेबल तक पहुंचना चाहते हैं, या रेफरेबल बनना चाहते हैं. इस बिजनेस की सबसे बड़ी जो चैलेंज है कि आप रियल एस्टेट बिजनेस में रेफरेबल बने.
सबसे बड़ा प्राइस रेफरेबिलिटी में है, सबसे बड़ा कीमत जो है रेफरेबिलिटी है, सबसे ज्यादा कमाई जो है रेफरेबिलिटी में है। एक बार आपको कस्टमर लोगों ने रेफरेबल समझ लिया, देन आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपके जुबान पे धंधा होगा। बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं जो फ्लैट्स बनाते हैं और उसको बनाने के बाद बेचने के लिए हजारों लोगों से वो कांटेक्ट करते हैं, करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट में, इंटरनेट में उनके पब्लिसिटी के लिए लगाते हैं। एट द सेम टाइम कुछ कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं आपको कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ डील करिए, आपके सारे एक बिल्डिंग आप बना रहे हो उसमें 400 फ्लैट है। तो एक जो सच्चा रियल एस्टेट ब्रोकर है, रेफरेबल रियल एस्टेट ब्रोकर है या एजेंट है, वो बोलेगा कि आपके 400 के 400 मेरे को दे दीजिए। 400 बेचने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो रियल एस्टेट बिल्डर बोलता है 6 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 4 साल लगेगा। तो रियल एस्टेट एजेंट ये बोल सकता है कि 3 महीने के अंदर आपको पूरा मैं जो स्टॉक है उसको क्लियर कर दूंगा। और ये है रेपुटेशन जो रियल एस्टेट में रेफरेबल सेलिंग करने वाले कर पाते हैं। राइट? रियल एस्टेट दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा बड़ा करियर बना सकता है। इस रियल एस्टेट बिजनेस को छोटे नजरिया से देखना नहीं चाहिए। राइट? इसको बेचने के लिए एक होता है तड़प और एक होता है आसानी। और आपको जीवन में 1-2 साल के अंदर तड़प वाले स्थिति से आसानी वाला स्थिति में पहुंचना, ये आपके लिए सबसे बड़ा चुनौती है। राइट? सो दैट इज व्हाट इज रेफरेबल सेलिंग ऑल अबाउट। आप एक बार रेफरेबल्स बन गए, रेफरेबल सेलिंग सीख लिया, तो आपको अच्छा, रेफरेबल सेलिंग नाम का चीज ऐसा कुछ होता नहीं है। सेलिंग एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, या तो रिजेक्टेबल होते हैं या तो रिसीवेबल होते हैं। तो रेफरेबल का तीसरा चीज का नाम क्यों यहां बताया गया? क्योंकि रेफरेबल सेलिंग नहीं होता है, रेफरेबल ह्यूमन होता है, रेफरेबल पर्सनालिटी होता है, रेफरेबल आदतें होते हैं, रेफरेबल रिलेशनशिप होता है। राइट? सेलिंग या तो रिजेक्टेबल है या तो रिसीवेबल है। तो आपको रिजेक्टेबल आदतें जितने भी एक एजेंट के अंदर है उसको त्यागना पड़ेगा, और रिसीवेबल जो कार्य करने से प्रॉपर्टी बिकेगा, सौदा होगा, वो वाला कार्य आपको अपनाना पड़ेगा। राइट? और ये रिसीवेबल कार्य अपनाते अपनाते आपकी पर्सनालिटी को रेफरेबल बनाना पड़ेगा, वो रिलेशनशिप से बनाना पड़ेगा, आदतों से करना पड़ेगा, आपकी व्यवहार से करना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों को रेफरेबिलिटी हैबिट्स बनाने के तरफ ध्यान नहीं होता है। एंड उसका वजह है अगला पॉइंट जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं, क्योंकि 3 प्रकार के सेलर्स होते हैं। ये 3 प्रकार का सेलिंग था, अब मैं बता रहा हूं 3 प्रकार के सेलर्स। पहला प्रकार का सेलर का नाम है ट्रांजैक्शन सीकर्स, जिसका सारा जिंदगी एक ही कोशिश रहता है कि सौदा कैसे करें, डील कैसे बनाए। दूसरे प्रकार के सेलर होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल सेलर्स। एक कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे दें, उनको एक प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी दिलाने का ट्रांजैक्शन से इंपॉर्टेंट उनका पूरा सौदा को परफेक्टली कंप्लीट करना, प्रोफेशनली सेल करना। और तीसरे प्रकार का सेलर ऐसा होता है जिनका मतलब मानसिकता रहता है वेल्थ बिल्डिंग करवाना कस्टमर को। कस्टमर सर्विस एक होता है, कस्टमर सक्सेस एक होता है। तो एक रियल एस्टेट एजेंट जिसकी मानसिकता है कस्टमर को सक्सेस दिलाना, आपके अंदर वो मानसिकता हो जाए तो आप रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम और दाम कमा सकते हैं। राइट? सो दैट्स व्हाट इज सो प्रिंसिपल्स ऑफ रियल एस्टेट सेलिंग। में यहां पर कुछ प्रिंसिपल्स आपके सामने पेश कर रहा हूं इस बिजनेस की रेफरेबल बनने के लिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 10 बातें। नंबर 1, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। इस इंडस्ट्री में कोई भी आदमी बिजनेस करने से पहले सबसे ज्यादा ये क्वालिटी को देखता है कि आप ऑनेस्ट है कि नहीं, आपकी बातों में इंटेग्रिटी यानी निष्ठा या ईमानदारी और निष्ठा दोनों है कि नहीं। दूसरा चीज हर आदमी जो देखता है ट्रस्ट वर्दीनेस, आपकी बातों में ये ट्रस्ट है कि नहीं, आपको विश्वास किया जा सकता है नहीं। ट्रस्ट का मतलब आपको कॉम्पिटेंस है कि नहीं, आपको नॉलेज है कि नहीं, आपको समझ है कि नहीं, आपको पूरे के पूरा आइडिया है कि नहीं। दैट्स व्हाट ट्रस्ट वर्दीनेस।
तीसरा है इस बिजनेस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा नंबर पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। आप किसी को डील करने से पहले समझने के लिए प्रयास करते हैं कि नहीं? आप सीधा बेचने के लिए उतर जाते हैं या कस्टमर को समझने को कोशिश करते हैं? उनकी जरूरत क्या है, उनका बजट क्या है, उनका नीड किस प्रकार है, उनकी रिक्वायरमेंट किस प्रकार का है, उनको किस प्रकार का चीज पसंद आ सकता है, उनका टेस्ट किस प्रकार का है। एक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वो मन में क्या क्या रखते हैं, कौन सा चीज कंसिडर करेंगे, ये सब के सब का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। चौथे को कहते हैं स्ट्रैटेजिक इन अप्रोच एंड डिजाइन। आप एक आदमी को बेचने से पहले आप कौन से प्रक्रिया फॉलो करते हो? सीधा जाने का, प्रॉपर्टी दिखाने का, पसंद आया तो हाँ, पसंद नहीं आया तो ना, ये वाला चीज होता है आपका? या एक डिजाइन होता है, उनको लेके जाने का एक तरीका होता है, दिखाने का एक तरीका होता है, उनको समझाने का एक तरीका होता है, उनको समझने का एक तरीका होता है। वो सब के सब प्रोफेशनल प्रोसेसेस को आप फॉलो करते हैं। नंबर 5, एडुकेटिव। एडुकेटिव मतलब आप एक प्रॉपर्टी कस्टमर को बेचने से पहले आप कस्टमर को कितना एजुकेशन देते हैं, उसको प्रॉपर्टी के बारे में या रियल एस्टेट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में कितना मालूम है, और आपको मिलने के वजह से उसका नॉलेज कितना बढ़ा। छठा, रिलेशनशिप डेवलपिंग। आप बिजनेस में और क्या करते हैं कि हर कस्टमर आपके पास दोबारा आए, तीसरी बार आए, हर कस्टमर आपका नाम 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों को रिफर करे, और जब भी प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसके मन में आए तो सबसे पहले आप उसके दिमाग में आए, और जब भी प्रॉपर्टी बेचने की चीज सवाल उसके मन में आए सबसे पहले आप उसके दिमाग में आए। तो उसको कहते हैं रिलेशनशिप डेवलपिंग। ये प्रिंसिपल्स है रियल एस्टेट सेलिंग का। सातवां है सर्विस गिविंग। सर्विस गिविंग यानी सिर्फ सौदा खत्म, सर्विस खत्म नहीं है। एक डील खत्म होने के बाद उसका पेपर वर्क से लेके, उसका फॉलो अप से लेके, उसका बैंकिंग से लेके, उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने से लेके, उसका गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी से लेके, मीटर से लेके, राशन कार्ड से लेके, हर एक चीज में एक रियल एस्टेट एजेंट बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। इवन एक आदमी को खरीदने के बाद पार्किंग का जगह अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ, वो पर्टिकुलर चीज भी बहुत मायना रखता है। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं, ये भी मायना रखता है। एंड दैट इज कॉल्ड सर्विस गिविंग। एंड आठवां है सक्सेस ड्राइविंग। आपका मानसिकता कस्टमर को क्या देने का है, सौदा देने का है या उसको कामयाब बनाने का है? आप अपने प्रॉपर्टी के डील्स में से कस्टमर को प्रॉफिटेबल बनाने को, कस्टमर का इनकम बढ़ाने को, कस्टमर का सक्सेस बढ़ाने को कितना कोशिश करते हैं, उसके ऊपर दैट इज ऑल्सो अनदर प्रिंसिपल। 9th इज ऑर्गेनाइज्ड। आपका सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड है, आपका कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपका ERP सिस्टम है, आपके पास हर एक आदमी जो आपके पास डील खरीदने के लिए, बेचने के लिए आता है, उसके साथ किस प्रकार से डील किया जाता है, क्वालिफाई कैसा किया जाता है। एंड लास्ट एंड फाइनल, आप कितना प्रोफेशनल है, कितना एजुकेटिव है, कितना आप एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एथिक्स को मानकर ये बिजनेस चलाते हैं। ये कंटेंट इस 4 डे के प्रोग्राम को क्विकली आपके सामने पेश कर रहा हूं। इट्स ए 4 डे प्रोग्राम। पहला दिन हम कवर करेंगे आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग यानी प्रोफेशनलिज्म के बारे में। प्रोफेशनलिज्म में हर कस्टमर को अंडरस्टैंड कैसे करने का, लिसनिंग कैसे करने का, क्वालिफाई कैसे करने का, और मैन फॉर्मूला। राइट ना, ये चारों के बारे में अगर मैं 1-2 मिनट आप लोगों के साथ बात करूं और बताऊं, हाँ, तो हमेशा कहते हैं नेवर कोट प्राइस बिफोर एस्टेब्लिशिंग वैल्यू। एक सिद्धांत है, राइट? जब कस्टमर आपके पास खरीदने के लिए आता है, सबसे पहले पूछता है कितने का है, एंड वो बार बार आपको पूछता रहता है कितने का, भाव बताओ, भाव बताओ, भाव बताओ। यानी पूरा की पूरा ट्रांजैक्शन भाव के आसपास ही रहता है। एंड कहते हैं कि भाव पहले बताना नहीं चाहिए जब तक वैल्यू एस्टेब्लिश ना हो। राइट? भाव बता दिया यानी आपका प्रोडक्ट सीधा के सीधा कमोडिटी बन गया। सिमिलरली आपको रियल एस्टेट बेचते वक्त ये वाला चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम कहते हैं यू शुड ऑलवेज नो व्हाट टू सेल इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट। आपको रियल एस्टेट बेचने के लिए क्या बेचना पड़ेगा, आपको एक फ्लैट बेचने के लिए क्या बेचना पड़ेगा, आपको एक प्लॉट बेचने के लिए क्या बेचना पड़ेगा, आपको एक शॉप बेचने के लिए क्या बेचना पड़ेगा। यू शुड नो। कभी भी प्लॉट दिखाकर प्लॉट नहीं बिकता है।
प्लॉट दिखाना प्लॉट बेचने का एक अंग होता है। फ्लैट दिखाकर फ्लैट नहीं बिकता है। फ्लैट दिखाते वक्त, प्रीमाइसेस दिखाते वक्त, रियल एस्टेट दिखाते वक्त आप और क्या वैल्यू एडिशन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका होता है कि नहीं। एंड लास्ट एंड फाइनल यहाँ पर हम लोग बोल रहे थे मैन फॉर्मूला, आइडेंटिफाइंग मैन। मैन का फुल फॉर्म यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए पॉज करना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मैन को फुल फॉर्म मालूम है। अगर आप में से किसी को मालूम है तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। राकेश वैश्य, मैं आपसे सुनना चाहूंगा, ये जवाब मैं नहीं दूंगा। या बहुत बढ़िया होगा राकेश वैश्य, मैन को फुल फॉर्म। मनी अथॉरिटी नीड, क्या उसके पास पैसा है, क्या उसका डिसीजन मेकिंग पावर है, और क्या उसको मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है। फिर एक बार बोलेंगे, एम फॉर, अरे अनम्यूट कर लिया आपने। एम फॉर मनी, एम फॉर मनी बराबर है, बराबर है। राकेश वैश्य बोलिए। ए फॉर, आप अनम्यूटेड हैं, बोलिए बोलिए। ए फॉर, हाँ, अमोल माटे यहाँ पर जवाब दिए हैं। राकेश साहब आपके आवाज सुनाई नहीं दे रहे, नो प्रॉब्लम, यू आर ऑल राइट। यहाँ पर मुझे अच्छा हुआ कि मैंने इसका जवाब नहीं दिया। इट वाज वेरी एक्साइटिंग कि आप लोगों से कुछ कुछ चीजें सुनने को बहुत अच्छा लगता है। एंड मनी अथॉरिटी नीड, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट डील्स में 3 चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिसके साथ मैं डील कर रहा हूं, क्या उनके पास मनी है, राइट? खरीदने के लिए मनी होना जरूरी है। नंबर 2, जिनके पास मैं डील कर रहा हूं, क्या उनके पास अथॉरिटी है? क्योंकि पूरा प्रॉपर्टी देखने के बाद वो ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं वाइफ को पूछ के बताऊंगा, पप्पा को पूछ के बताऊंगा, पार्टनर को पूछ के बताऊंगा, अंकल को पूछ के बताता हूं, भाई को पूछ के बताता हूं, वगैरह वगैरह। एंड तीसरा, एन, एम मनी, ए अथॉरिटी, एन फॉर नीड। उनको प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत है, राइट, चाहत है। तो मनी है, अथॉरिटी है, जरूरत है, तो सौदा बहुत आसानी से होता है। मनी है मगर अथॉरिटी नहीं है, तो आपका सारा के सारा प्रयास लास्ट में रिवर्स होने वाला है। मनी और है, अथॉरिटी भी है, मगर जरूरत ही नहीं है, तो अंडर दो सर्कमस्टेंसेस आपके हिसाब से जब चाहो तब डील हो नहीं पाएगा, राइट? नीड जरूरत नहीं है कि एक इंसान को नीड जरूरत नहीं कि आज के आज मुझे एक नया, समझो मैं फ्लैट की बात करो, नया फ्लैट में जाने का, नया प्रीमाइसेस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मगर नीड हो सकता है कि मेरा नीड है एप्रिसिएशन, मेरा नीड है प्रॉफिटेबिलिटी, मेरा नीड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरा नीड है पार्किंग द मनी। मेरे पास बहुत पैसा है और उससे मैं अगले 2 साल एक जगह पर रखना चाहता हूं, 2 साल के बाद बाहर निकलूं तो मुझे 20%, 10%, 15%। नीड जरूरत नहीं है कि रहने का ही जरूरत हो, नीड कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होना चाहिए, कस्टमर कौन है और कौन से नीड को हम लोग आज एड्रेस करने को कोशिश करें। इन द एब्सेंस ऑफ दैट, आप प्रोफेशनली इन रियल एस्टेट सेलिंग में स्ट्रगल करते रहेंगे। यही चीज मैं यहाँ पर आपके साथ पेश करना चाहता हूं। जब कभी किसी के साथ आप ट्रांजैक्शन करते हैं, राइट, सो मनी अथॉरिटी नीड, डे 2 में हम लोग सिखाते हैं वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन का मतलब है आपके साथ कोई आदमी डील करते वक्त, आपसे बात करते करते उनको लगना चाहिए, हाँ यार एक जबरदस्त आदमी से मेरा मुलाकात हुआ, ये जो बोलते हैं वो कर लेना चाहिए। मेरा जो रियल एस्टेट खरीदने की, बेचने की जो सर्च था वो इनके पास खत्म हुआ, दूसरे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। ये महसूस होना चाहिए। जब आप करवा पाते हैं रियल एस्टेट में, तब आपका वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस में कंप्लीशन हो रहा है। इसमें आपको लगता है KYP, KYC एंड अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट, राइट? वैल्यू क्रिएशन में KYC, KYP, KYP मतलब नो योर प्रोडक्ट एंड KYC आपको मालूम है नो योर कस्टमर, राइट? जरा सा अगर इसको मैं बताऊं, नो योर प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट रिद्धि सिद्धि नहीं है, जय गणेश नहीं है, सनोरिटा नहीं है, या जिस बिल्डिंग में आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो नहीं है।
ये ना आपका प्रोडक्ट समटाइम्स हो सकता है होम है, समटाइम्स हो सकता है रिटर्न है, समटाइम्स हो सकता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, समटाइम्स हो सकता है तो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी को प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं। प्रोडक्ट बनाने पर वो चीज कमोडिटी बन जाता है, उसका वैल्यू क्रिएशन नहीं होता है, तो देयरफॉर आपको दिक्कत सामना करना पड़ता है। तो आपको कस्टमर की जरूरत के हिसाब से आपके वैल्यू प्रोपोजिशन को पेश कर पाना चाहिए। सेकंड इज कॉल्ड नो योर कस्टमर्स, अंडरस्टैंड हु इज योर कस्टमर, किसके साथ आप मिल रहे हैं, वो यंग है, ओल्ड है, बैचलर है, मैरिड है, रिटायर्ड है, सैलरीड है, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, मिडिल क्लास है, HNI है। क्योंकि हर एक आदमी को बेचने के लिए अलग प्रकार के स्ट्रैटेजी, अलग प्रकार के प्लानिंग, अलग प्रकार के अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, अलग प्रकार के प्रिपरेशन यानी तैयारी, अलग प्रकार के माइंडसेट यानी मानसिकता, अलग प्रकार के एक्शन यानी कार्य करना पड़ता है। और ये सब के सब हम डे 2 में इस प्रोग्राम में सीखने वाले, जिसको हम कहते हैं 10 प्रकार के डर के साथ कस्टमर हमेशा रहते हैं। फियर ऑफ सेल्स पीपल, फियर ऑफ रॉन्ग डिसीजन, फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ डिसऑनेस्टी, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, फियर ऑफ पास्ट मिस्टेक, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ अदर फैक्टर, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ रिवीलिंग इंफॉर्मेशन। ये सब के सब लेके ढूंढते रहते हैं। तो उन सब के सब को आपके साथ डील करते वक्त कस्टमर के मन में ये सब आने के आना नहीं चाहिए। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। बहुत टाइम से ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। एक दो प्रैक्टिकल टिप्स रियल एस्टेट सेलिंग के आज हम देते हैं। आज मेरा एजेंडा में ये एक चीज था, राइट। आप अपना वैल्यू को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे चीज कर सकते हैं हर एक जगह पर। एक तो आपका शॉप है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास बिजनेस कार्ड होगा, विजिटिंग कार्ड तो होगा ही होगा। तो मैं देखना चाहता हूं आप लोगों का विजिटिंग कार्ड, अगर स्क्रीन पे दिखा सकते हैं तो। राइट, मैं आपका विजिटिंग कार्ड देखना चाहता हूं इन रियल एस्टेट बिजनेस का विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड। अच्छा, यहाँ पर मिहिर पटेल है, बहुत अच्छा मिहिर भाई, थैंक यू। आपने पहला है जो दिखाया मिहिर पटेल साहब का श्री राम बिल्डर्स ये विजिटिंग कार्ड। थैंक यू सो मच मिहिर जी, थैंक यू। आपका विजिटिंग कार्ड बहुत जल्दी आपने दिखाया। एंड और कोई है जो अपना बिजनेस कार्ड दिखाना चाहेंगे? 1 मिनट, किरण कुमार अंबाला, यहाँ पर मैं किरण कुमार का विजिटिंग कार्ड दिखा रहा हूँ। 1 मिनट वहीं पर दिखाओ, पहले जैसा था, अच्छा था, बराबर था किरण। नहीं, अब जरा साइड हो गया। किरण कुमार अंबाला के यहाँ पर जरा सब दूर लेके धीरे धीरे लाओ। ओके, तो कुछ तो दिखाई दे रहा है, तो आप अपना म्यूट कर ली। ओके, सो किरण कुमार अंबाला ये थे। अरे यार, इसका रिवर्स। ओके, भरद्वाज बिल्डर्स ये एक दिखाई दे रहे हैं, थैंक यू सो मच भरद्वाज जी। और यहाँ पर सुनील चंद्राकर, हाँ जी सुनील, पूरा नाम पढ़ नहीं पाया। चंद्राकर बराबर है क्या? ओके, सुनील चंद्राकर। और कोई यहाँ पर गोकुल कृपा, गोकुल कृपा तो मैं जानता हूँ ये जयपुर वाले हैं। आशीष हाँ जी, गोकुल कृपा पूरा दिखाइए आशीष कार्ड को। ओके, आप गाड़ी चला रहे हैं तो जाने दो, डेंजरस है। ओके ओके ओके, गोकुल कृपा जयपुर वाले ही है ना गोकुल कृपा मतलब? जी सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ओके, ब्रिजेश पटेल, मैं इनको भी एक बार दिखा देता हूं। ओके, लक्ष्य, यकीन शर्मा, राइट। एंड लक्ष्य पीछे जो है, सबका कार्ड क्रिएटिव है, सबका कार्ड खूबसूरत है। गांधी वेज साहब, आपका कार्ड दिखाएंगे? यहाँ पर ये एक विजिटिंग कार्ड दिखा रहे हैं, SLG इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, बहुत अच्छा, थैंक यू। ये कार्ड हो गया, राइट। काफी सारे कार्ड हम लोगों ने देखा दोस्तों, थैंक यू सो मच।
मैं अभी बॉम्बे में रहता हूँ, लीडर फैक्ट्री मेरा कंपनी का नाम है। मैं एक कार्ड देता हूँ और मेरा कार्ड कैसा अलग है आप मेरे को बताएंगे? दिस इज माई कार्ड। पहली बात तो है कि मेरा कार्ड का साइज जो है, ज्यादातर लोगों का कार्ड का साइज आधा रहता है, मेरा डबल है। ओके, इतना रहता है ज्यादातर लोगों का, मैंने इतना बना दिया। राइट, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मगर ये विजिटिंग कार्ड मेरे इंडस्ट्री में नॉट ओनली विजिटिंग कार्ड, मगर कस्टमर को एंग्रॉस करने वाला, कस्टमर को एडुकेट करने वाला चीज है। ये कार्ड का पहली बात अगर खास आप देखेंगे, ये कार्ड है, अगर इसको कांट सी प्रॉपरली, कैन यू सी इट नाउ? नीरज अभिन चंदानी, राइट। मैं इसको अगर ऐसा ऐसा दिखाऊं, ये कार्ड, दिस इज ए विजिटिंग कार्ड। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, बिजनेस कार्ड है। और मैं अलग अलग एंगल में दिखाने का कुछ मकसद है। राइट और ये कार्ड अगर खोलेंगे आप, ये सिर्फ कार्ड नहीं है, ये मेरे बारे में बहुत सारे डिटेल्स इसके अंदर आ जाता है। अब ये अंदर क्या लिखा है, दैट आपके बिजनेस के हिसाब से कंप्लीटली चेंज हो सकता है, आपकी जरूरत के हिसाब से चेंज हो सकता है, मगर ये अंदर की बाहर की बातें, ये जो कार्ड है, ये कार्ड है। राइट, ये मेरा एड्रेस, टेलीफोन नंबर है, लास्ट पेज में मेरा फोटोग्राफ है, ये मेरा कार्ड है ना। किसी को कुछ कार्ड में नजर आया या मेरे को कोई, सुनील आप मेरे को पूछना चाहते हो कुछ? एनीवन वांट्स एनीथिंग जो आपने ऑब्जर्व किया? सुनील श्रीखंडे, अनम्यूट कर सकते हैं आप चाहो तो। हाँ, रक्षित आपका मैंने कार्ड देख लिया, बहुत अच्छा। राइट, यस, हाँ जी, सब लोग मेरा कार्ड अभी देखने का टाइम आ गया। रक्षित अभी मेरे कार्ड की तरफ बात करते 2 मिनट, हाँ जी। ब्रिजेश पटेल, अनम्यूट करिए। कौन बताना चाहते हैं कार्ड में क्या आप लोगों ने नोटिस किया? यस, हरीश गुप्ता। सिक्का है सर, कॉइन है। करेक्ट, एक कार्ड के अंदर सिक्का है। एंड जब भी हम लोग किसी आदमी को पहली बार मिलते हैं, हम लोग कार्ड प्रेजेंट करते हैं, और ये कार्ड प्रेजेंट करते करते हर आदमी सबसे पहला जो काम करता है, वो कार्ड को ऐसा टच करता है, इधर ऐसे टच करता है, और टच करते करते फील होता है, सर ये तो सचमुच का सिक्का है, ये प्रिंट नहीं है, सचमुच का सिक्का। और वो पूछने लगता है क्या है सिक्का और इसका मतलब क्या है ना। वो जब पूछता है ना, हमको कन्वर्जेशन करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। नहीं, इससे पहले हम लोग जो सब्जेक्ट बात कर रहे थे, वो सब्जेक्ट ये है कि हर आदमी आपसे बात करने से पहले 10 डर को अपने मन के अंदर रखा रहता है। राइट, आपका काम है ये 10 डर को मिटाने का। 10 fears: fear of salespeople, fear of wrong decision, fear of losing money, fear of dishonesty, embarrassment, past mistake, unknown factors, other factors, uncertainty, revealing information। ये डर के साथ जब एक कस्टमर बात करता है ना, बातें अवॉइड करता है। यहां पर क्या होता है, डिस्कशन शुरू हो जाता है, और डिस्कशन शुरू करते करते वो जब देख रहा है और वो पूछता है कि सिक्का का मतलब क्या है, तो हम नॉर्मली 4 डायलॉग बोलते हैं, सर सिक्का का 4 मतलब है। राइट, मेरे ये सिक्का रखने का 4 मतलब है। पहला है, हम रिश्ता पैसे देकर शुरू करते हैं, लेकर नहीं। दूसरा है, मेरा कार्ड नहीं है, करेंसी है। तीसरा है, हम इसको शगुन मानते हैं। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मैं आंध्र प्रदेश उड़ीसा का हूं और महाराष्ट्र में रहता हूं, तो इसमें शगुन बोलते हैं। कोई भी चीज की शुरुआत शगुन के साथ, 1 रुपया शगुन के ये है। एंड चौथा जो है, हम जब तक आप मेरे कार्ड संभाल के रखेंगे, आप बगैर पैसे नहीं रहेंगे। ये 4 चीज के वजह से हम ये कार्ड में देते हैं। राइट, इस कार्ड के अंदर बहुत सारे बातें आप जो लिख सकते हैं। वन ऑफ द थिंग्स ये हो सकता है, आप अगर जरा सा क्लोजअप में पढ़ सकते हैं, तो समझो कोई प्रॉपर्टी खरीदने को आया है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। हरीश गुप्ता जरा पढ़ के सुनाओ। इसमें सर टाइटल क्लियरेंस, ऊपर का हेडिंग पढ़िए, हेडिंग पढ़िए। 24 थिंग्स यू नीड टू कंसीडर बिफोर बाइंग ए फ्लैट। करेक्ट, आप एक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले 24 चीज क्या मन में रखना चाहिए, कौन से 24 चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये मिनिमम 24 चीज है। हम लोग इस कार्ड के जरिए हर कस्टमर को, हाँ जी, हम लोग हर कस्टमर को यहाँ पर एक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं। जिनको उनको मालूम नहीं है, ऐसे बात हम लोग उनके साथ कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे
राइट, आइडेंटिफाइंग मैन एंड KYC KYP, और यहाँ पर वैल्यू एडिशन के बात कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन में हम कस्टमर को बोल रहे हैं 24 चीज जो आपको जानना जरूरी है, यहाँ पर बता रहे हैं ये 24 चीज, राइट। एंड ये ऑल्स बोलते, AEIOU, इंग्लिश लैंग्वेज में ये 5 वर्ड्स ऐसे हैं जो लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन कराते हैं। हर वर्ड में ये 5 में से एक चीज इस्तेमाल होते ही है, AEIOU, राइट। हर वर्ड को बनाने के लिए 5 वर्ड के खिलाफ सिवा एक वर्ड बन ही नहीं सकता है। सिमिलरली रियल एस्टेट सेलिंग में भी 5 इंटरनल बातें हैं, AEIOU स्टडी है। हर प्रोस्पेक्ट को आपको बेचने से पहले AEIOU करना चाहिए, AEIOU करना चाहिए। AEIOU क्या है? अटेंशन उसका कहां पर है यह जानना जरूरी है, उसका ध्यान किस दिशा में है। नंबर 2, उसको एजुकेशन कौन सी चीज की जरूरत है आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ये स्टडी कर पाना चाहिए। नंबर 3, इंटरैक्शन में वो कौन से चीज को इंडिकेट कर रहा है वो बताना जरूरी है। नंबर 4, आपके ऑब्जर्वेशन उसको कौन सी चीज तरफ बता रहा है, ये चीज करना चाहिए। और 5वां, अंडरस्टैंडिंग, उसके पूरे की पूरे चीज की समझ कैसा होता है ये जानना जरूरी। ये 5 कर पाते हैं तो आपका सौदा, आपका डील रियल एस्टेट सेल्स का बहुत आसानी से हो जाता है। ये 5 नहीं कर पाते हैं तो रियल एस्टेट के लास्ट में दिक्कत होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। अटेंशन, एजुकेशन, इंटरैक्शन, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोस्पेक्ट, AEIOU स्टडी ऑफ ए प्रोस्पेक्ट में सबके सब सब्जेक्ट जो हम लोग उस प्रोग्राम में सिखाने वाले हैं उसको मैं लाइटली आपको आइडिया दे रहा हूं। वापस किसी का लाइन मारने का चालू हो गया, भाई साहब इसको जरा बंद कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। एंड मैं अभी 5-10 मिनट की ही बात है, आप अगर इतना बता रख सकते हैं तो। नंबर 3, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन प्रिंसिपल्स ऑफ रियल एस्टेट, वैल्यू प्रोपोजिशन, कॉस्ट वर्सेस प्राइस, ये सबके सब समझाना। नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। जब तक आप लोग अगर ये चीज सीख पाएंगे तो नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, नीड क्लैरिफिकेशन कैसा कर पाते हैं, कॉस्ट वर्सेस प्राइस के हिसाब से नेगोशिएशन बेसिक्स में क्या क्या चीज याद रखना है, ये सब आपको बहुत काम आते हैं। और नंबर 4, क्लोजिंग, हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन एंड बिल्डर एंड डेवलपर टेक्निक। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाटा हाउसिंग कंपनी में जब हम गए थे, उन लोगों को वो प्रोग्राम में मैंने यही चीज सिखाया था कि हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन कैसा करना, नेगोशिएशन कैसा करना, और उसका एजुकेशन प्रोसेस कैसा करना, जिसके वजह से सब लोग ये बिल्डर वर्सेस डेवलपर का प्रोसेस जो है, बिल्डर डेवलपर के, ये सब छोटे छोटे 2 मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा आज आप लोगों को, उस प्रोग्राम में ये चीज को सिखाते हैं हम लोग। ये सब सिखाने के वजह से सामने वाले जगह पर 15 लाख में 12 लाख में लोग प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहे थे, मगर टाटा हाउसिंग में हम लोगों ने सेम साइज का प्रॉपर्टी 31 लाख रुपए में बेचने में सक्षम बनाया, और सारे कस्टमर लोग खुशी से खरीदे। बाहर 15 लाख में मिल रहा है जानते हुए भी टाटा हाउसिंग में लोगों ने 31 लाख रुपया डालकर खरीदे। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अगर समझाना आ गया, रियल एस्टेट बेचना आ गया, वैल्यू प्रोपोजिशन, वैल्यू क्रिएशन आ गया, तो आप बहुत आसानी से रियल एस्टेट के सेल कर पाएंगे, सभी को रियल एस्टेट बेच पाएंगे, राइट। 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आज तक रियल एस्टेट सेलिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शायद ही इंडिया में कभी हुआ है, ये पहली बार हो रहा है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करता हूं कि ये प्रोग्राम 7, 8, 9, 10 तारीख को हो रहा है। इस प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करिए, एंड यहां से हम लोग इस प्रोग्राम को क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। Anybody having any questions, you can ask me. रक्षित, अनम्यूट कर दिया आपको, आप भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया मेन में ऑथोराइज्ड पर्सन होना चाहिए। अगर ऐसे कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वो हाफ ऑथोराइज्ड है, उसको किसी से घर में वाइफ की या जैसे कि आपने बताया परमिशन लेनी है, तो उस सिचुएशन में अपन को क्या एक्शन लेना चाहिए? मतलब आपको जानना चाहिए, फाइनल प्राइसिंग बताने का नहीं है, नंबर 1।
मेन जो है नेगोशिएशन करने की बातें हैं वो आपके पास रखने का है, वो रिवील नहीं करने का है। एंड जो रिवील करने का है दोनों के सामने ही करेंगे और उनको लाने के सारे प्रयास करने का है। को बुरा बगैर लगे उनसे बात करवाने का है। थैंक यू वेरी मच राक्षित, बढ़िया सवाल पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन धर्मपाल यादव। हेलो। हाँ धर्मपाल, आप वही है जो पहले सवाल पूछा था, मेरे को याद है। हाँ जी। अच्छा हाँ, आपका शक्ल नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा सर, वो कुछ इंटरनेट मेरा वीक है। अच्छा ठीक है। हाँ तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सर क्लाइंट विजिट कर जाता है तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है फॉलो अप का, तो उसमें मैं थोड़ा वीक हूँ, तो उसके लिए सर मुझे क्या करना चाहिए, कि क्या सही टाइम है कि उसे फोन करना चाहिए जैसे, या उससे पूछना चाहिए, क्या क्या पूछना चाहिए कि उससे कि सर कैसे आप आगे चल रहा है, तो फॉलो अप का थोड़ा सर बताइए। फॉलो अप जो है ना कॉल के बाद नहीं होता है, फॉलो अप कॉल से पहले होता है। आप ऐसा कुछ ना कुछ करके छोड़ते हैं, जो हम ये 4 दिन के प्रोग्राम में 5 अलग अलग चीज बताएंगे जो आप पहले मुलाकात में कस्टमर के साथ करते हैं, जिसके वजह से वो कस्टमर अपने आप आपको सामने से फोन करता है। तो वो प्रोफेशनली कौन से चार्ज, आप अगर एक कस्टमर को 4 बार फोन करेंगे तो 5वें बार बोलेगा हाँ जब भी जरूरत हो तो मैं फोन करता ना, आप ऐसे पीछे मत पड़ो। उसमें आप उसके नजर से गिर जाते हैं, ट्रांजैक्शन से खो बैठते हैं। तो आपको ये तड़प नहीं दिखाना है, आपको कुछ एक्शंस करना है पहले मुलाकात में, जिसके वजह से सेकंड टाइम की बात करने के लिए दरवाजा खुला रखते हैं। इसको बोलते हैं ओपनिंग गेट्स फॉर क्लोजिंग, राइट ना? हाँ बेटा धर्मपाल, या थैंक यस यस। अगला सवाल बसंत, अनम्यूट करिए बसंत। यस सर, बसंत साइड फ्रॉम भुवनेश्वर। मेरा एक क्वेश्चन था सर। सर ये अभी जैसे हम रियलिटर्स की बात कर रहे थे, एजेंट की बात कर रहे थे, तो उनको मैनेज करने का सही तरीका क्या है सर? क्योंकि यू नो उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है ना कि जो प्रोडक्ट बिक रहा है बस उसको बेचो। वो मैं उनके पास नया प्रोपोजिशन लेके जाता हूँ, वो हाँ बोलते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। जैसे अभी भुवनेश्वर में टाटा हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट चल रहा है सर, तो वो बढ़िया सा मार्केट है, कुछ अच्छे ब्रोकर्स हैं जो धड़ाधड़ वहाँ पे बेच रहे हैं, लेकिन उससे 4 किलोमीटर दूर पे मेरा प्रोजेक्ट है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। विजिट्स मेरे पास सही निकल रहे हैं लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे ब्रोकर्स इतना ध्यान नहीं दे रहे, तो उस चीज को कैसे हैंडल करना सर? आपने मतलब डायरेक्टली पूरा लास्ट वाला सवाल पूछ रहे हो, उससे पहले आपका ना रिलेशनशिप डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए। आप एक साल के अंदर अपने ब्रोकर लोगों के साथ कितना इंटरेक्शन करते हैं, कितना एजुकेशन करते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि भुवनेश्वर में मैरियन बोल के होटल है या दूसरे कोई होटल में सारे के सारे ब्रोकर लोगों को बुला के 1-2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, जहां पर उन लोगों का सेल्फ डेवलपमेंट। आप खुद एक बिल्डर हैं बसंत? नो सर, आई एम वर्किंग विद इवोस बिल्डकॉन, कलिंगा जी के टीम में हूँ। हाँ, तो कलिंगा के कंपनी के तरफ से आप सभी के सभी ब्रोकर लोग के साथ वैल्यू एडिशन का कुछ प्रक्रिया करेंगे, इसके वजह से उनके मन के अंदर ना बेचते वक्त प्रायोरिटी आपका बात रहे, राइट? तो वो जो चीज बोलते हैं उसके हिसाब से सेल होता है। तो आपका ध्यान देने का प्रक्रिया, अपने तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करने का कुछ स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मैं जो एग्जांपल दिया वो एक एग्जांपल है, और क्या क्या कर सकते हैं? आप उनको कुछ शेयर दे सकते हैं, आप उनको कुछ स्पेशल पैकेज दे सकते हैं, आप उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्रोजेक्ट बेचने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनको कोई दूसरा स्टेशन में लेके जाके घुमाकर कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, किताब देते हैं, गिफ्ट देते हैं, वो सबके सब चीज आपको अट्रैक्ट कर सकता है। बसंत, थैंक यू। Hello. Yes, कौन है? My name is Davis. I am from Chennai. Yes, Mr. Davis. You understand Hindi? I understand Hindi. तो मेरे को पूछने का था कि No, you can ask in English, no problem. I can understand. English. So the issue is I am in the commercial product marketing. Right. It is an infrastructure product, warehouse and commercial spaces. So many times it happens that people will show that they are very eager and they want to buy it immediately, and we do the work according to their requirement. Then subsequently, after maybe 1 month or so, we understand that it was just a wish inquiry. What was the rate over there, and उसमें
उसमें से हमको प्रोजेक्ट डाल सकते हैं क्या? जस्ट अ विश इंक्वायरी. दिस कस्टमर वुड हैव डन इन अदर वे. Our time is wasted and we thought that it is going to take place, and how to avoid this, or in the first meeting how we'll understand whether this is a genuine inquiry or a time pass or just for gaining some information he is called us. Anything can be done in this? No, Davis, your name is Davis, right? Davis, right. No, the fundamental fact is that you should not feel bad about someone inquiring. You should not start feeling bad about someone asking for information and later on, not showing interest. You should not feel bad about people getting information from you and buying from someone else. This is the part and parcel of this business altogether. Okay, you giving all the information doesn't mean that the customer will buy from you. Okay, you giving no information does not mean that customer will not buy from you. Right? It sometimes is a buyer's market, sometimes it's a seller's market. Okay. So the fundamental of this business is, if you want to be in this industry, you need to develop relationships. And in order to do that, you need to communicate कि आप नहीं खरीदेंगे चलेगा, मगर दोबारा मेरे पास आइए. He should be completely open towards coming back to you. Now that is the first fundamental thing. जिस दिन आपने वो पार कर दिया, उसके बाद सेल होना स्टार्ट होएगा. सी रियल एस्टेट में क्या होता है, फर्स्ट ईयर जो है आप 4, 5 से 10 डील करते हैं. सेकेंड ईयर में पहुंचने तक ना आपका डील क्लोजिंग एबिलिटी डबल होता है. थर्ड ईयर में ट्रिपल होता है. फोर्थ ईयर में 4 गुना होता है. ऐसा 10 साल के बाद आपका 1 साल के अंदर डील 300 से 400 होता है. 20 साल के बाद आपका एवरी ईयर 1000 से 5000 डील हो सकते हैं. Now that can be happening only if you ensure that each and every customer who is coming to you should be a welcome guy. You should not feel bad कि वो आया मेरे पास information लेके चला गया. Davis. Okay, right. Thank you. Yes. Thank you. Thank you, Davis. And Jayesh Panchal. सर जयेश आपका म्यूट पहले से अनम्यूट था, मैं गलती से म्यूट कर लिया, वापस एक बार अनम्यूट करिए. सुनाई दे रहा है सर? हाँ अभी सुनाई दे रहा है. हाँ सर, एक्चुअली तो मेरा फोटोग्राफी का बिजनेस है. हाँ जी. मैंने आपका वीडियो सेलिंग का प्रोग्राम भी अटेंड किया है अभी. ओहो. ठीक है. और अभी क्या है, मेरे पहचान में फोटोग्राफी का जो वेडिंग फोटोग्राफी में वलसाड़ में गुजरात में रहता हूँ मैं. तो मेरा कॉन्टेक्ट ज्यादा रहता है और मेरे ग्रुप वाले मेजोरिटी जो कंस्ट्रक्शन और ये रियल एस्टेट का काम करते हैं. तो अभी इस लायक से है, मतलब दिवाली के बाद अभी सीजन शुरू होगा. तो पहले से मुझे भी इंटरेस्ट है और सब लोग बोल रहे हैं कि तेरे इतने कांटेक्ट है तो तू भी रियल एस्टेट का कर कुछ. तो मुझे भी इंटरेस्ट है, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, 1-2 सौदा भी किया अभी. राइट. तो इसीलिए मैं आपका ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहता हूँ. बहुत बढ़िया, तो स्वागत है आप. थैंक यू सर. आपने कुछ ये जो आपका अभी बाकी सब लोगों का वीडियो में आपके वीडियो में बहुत फर्क है. जयेश पंचाल साहब, आपने क्या लाइटिंग में क्या क्या किया? आपने कुछ स्पेशल लाइटिंग आपके ऊपर डाला हुआ है? सर के ऊपर से तो एक लाइट दिखाई दे रहा है मेरे को. नहीं, अभी तो वो लाइटिंग का एक्चुअली मैंने मेरे जो रिव्यूअर है ना, जिनेन है, उनको बताया था. अभी मैंने लाइटिंग मेरा ऑफिस पे है, मैं अभी घर पे हूँ. तो वो बढ़िया. आप कैसे दिख रहे हो? थैंक यू सर. थैंक यू. आप ऐसे बढ़िया कैसे दिख रहे हो? जवाब दीजिए तो सही. कुछ नहीं किया? लाइट ही है. हाँ लाइट है. वो कैमरा आई लेवल पे सेट किया है. राइट. ठीक है. यानी वीडियो सेलिंग में हम जो कुछ सिखाते हैं आपने सबको इम्प्लीमेंट किया हुआ है. हाँ सर, वो एक्चुअली तो वो मेरा यही काम है, इसलिए तो आपको मालूम है. हाँ, राइट. प्रॉपर सेटअप है ना. राइट. वो ऑफिस में नेक्स्ट अपना जो सेशन होगा ना, उसमें मैं ऑफिस का आपको लाइटिंग दिखाऊंगा. बहुत बढ़िया. बहुत ठीक है. थैंक यू. हाँ वैसे तो मैं यही पूछना चाहता था कि मैं स्टार्ट करूं तो अच्छा है ना मेरे लिए? बिल्कुल. ओके सर, थैंक यू. बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है, आ जाइए. और ये प्रोग्राम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टेपिंग स्टोन बनेगा मस्त करियर बिल्ड करने के लिए. ज्यादातर लोगों का इस बिजनेस में प्रॉब्लम ऐसा है कि उनको कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है. तो अभी जैसे डेविस अपने को सवाल पूछ रहे थे कि कोई कस्टमर आते हैं, वो खरीदते नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके चले जाते हैं. ऐसे टाइम पर मैं इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करूं? नंबर 1 तो ऐसा लेके जा रहे हैं बोल के आपको खराब नहीं लगना चाहिए. बहुत बढ़िया संकेत है कि आपके पास लोग आ रहे हैं.
एंड आपको इंश्योर करना है कि हजारों लाखों लोग बार बार आपके पास इंफॉर्मेशन लेने के खातिर ही पहुंचते रहे। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। किसी ने इंफॉर्मेशन लिया, नहीं खरीदा तो बुरा मानने वाली बात नहीं, क्योंकि आप जबरदस्त करियर बिल्ड कर रहे हो, रिलेशनशिप इंप्रूव कर रहे हो, कस्टमर बेस बना रहे हो। यस सर, और एक यही चीज पूछना चाहता था कि इससे मेरे जो फोटोग्राफी का प्रोफेशन है उस पर इफेक्ट नहीं गिरेगा ना? क्योंकि कई को लगता है कि अभी ये नया लग गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए सर। ऐसा नहीं लगेगा। जो ना आपको ये प्रोग्राम में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का तरीका बताएंगे, राइट ना। आपको पहले मुलाकात में एक नया प्रोस्पेक्ट को क्या बताना है, पहले मुलाकात में एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप है तो आप एक प्रोडक्ट बेचने से पहले आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते, क्या खास बातें बताते हैं, इंटरेक्शन कौन सी सब्जेक्ट लाइन के ऊपर होना चाहिए, वो सबके सब बताने वाले। दोस्तों, ये जो 4 दिन के प्रोग्राम का मैं 1 मिनट आप लोगों के सामने अभी दूसरे कोई हाथ उठा रहे थे, मेरे हिसाब से सुरती साहब, आपको मैं अनम्यूट किया हूं। एंड उससे पहले, आप बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ 7, 8, 9, 10 4 दिन का प्रोग्राम है। ये रियल एस्टेट सेलिंग के ऊपर है। एंड इस प्रोग्राम में मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ अटेंड करिए, आपके दोस्तों को भी रिकमेंड कराइए। इसका इन्वेस्टमेंट जो है 3000 पर हेड है, राइट। ये प्रोग्राम खत्म होते हो तो इसके इन्वेस्टमेंट का लिंक आपके पास भेज देंगे, तुरंत आप एनरोल कर लीजिए एंड आपके फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए। सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक ये प्रोग्राम होगा। उसके बाद 15 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर होगा 9 to 10 एंड एवरी डे। 4 दिन का प्रोग्राम है, 9 to 10 प्रोग्राम है, 10 to 10:30 आपका क्वेश्चन आंसर होगा। यस, हीरालाल साहब बताइए। सर हाँ जी, हेलो। हाँ जितेंद्र सुरती बोलिए। हाँ जी सर, मैं भी रियल एस्टेट से बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो स्ट्रेटेजी है सूरत में से, मैं गुजरात से बात करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी लोग काफी सारी प्रॉपर्टी, डैश प्रॉपर्टी पड़ी हुई, जैसे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट काफी सारे पड़े हुए, रेसिडेंशियल में कोई माल बिकता है कोई नहीं बिकता है। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन ऐसा निकाला है कि इसको हम कैसे इसको हिट करें। तो हमने सॉल्यूशन, हम लोग यहाँ का जो सूरत में बेसिकली जो हमारा जो हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो समझ लो कि किसी के पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है या कोई फ्लैट है, तो हम लोग क्या करते, पूरी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं लेते, उसके साथ हम थोड़ा 25% 30% हम ये रेसिडेंशियल फ्लैट भी लेते हैं। समझ लो 10 करोड़ का हो गया, 12 करोड़ का, उसके सामने हम उसको लैंड ले देते हैं, जैसे आर्जा मार्जा बोलते हैं ना, जैसे पक्के का कोई अमाउंट होता है जमीन का, जो मतलब जो रजिस्टर के टाइम होता है, मतलब वो मतलब उससे बिजनेस अच्छा होता है और फास्ट मूविंग होता है, तो दोनों का काम हो जाता है। जमीन वाले को भी क्या इनिशिएट पैसा चाहिए होता है, जो जमीन उसको 5 करोड़ मिल जाएगा तो कहीं पे दूसरी जगह पे उसको इन्वेस्ट ही करना, उसको 2-3 करोड़ की जरूरत होती है, तो वो क्या, उससे उसका काम भी निकल जाता है। और उसके साथ उसके बाद किसी को मार्केट में उसको किसी को देना है तो छोटी छोटी प्रॉपर्टी देख के भी उसका वो हिसाब क्लियर कर सकता है। तो ये मतलब ये जो रियल एस्टेट का जो, मैंने तो इतना ज्यादा पूरे बहुत सारे कोशिश किए, रियल एस्टेट का सब सिर्फ आप ही लेके आओ। मैं तो संतोष सर का फ्रेंड भी हूँ, और रिसेंटली मैं अभी सर की बुक ही पढ़ रहा था अभी 2 दिन पहले। तो 1 मिनट में बताना चाहता हूँ, मैं सर से बहुत इंस्पायर हूँ, और ये देखा मैंने रियल एस्टेट का आपका, तो ये सर की बुक है मेरे पास, देखिए। बहुत बढ़िया सेलिंग। हाँ, तो ये हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे सर, ये रियल एस्टेट में, ये मतलब इससे मूविंग फास्ट होता है। तो कोई ऐसा भी कोई बंदा हो जिसके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो इसके सामने हम लैंड दे सकते हैं, लैंड में हमारी मास्टरी है। तो सर ये मैं कोर्स भी करना चाहूंगा और आपके साथ जुड़ना चाहूंगा सर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नहीं, कोई मेरे को बोल रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, जो चैट में लिखे हैं उनका भी आप जवाब दीजिए। भाई साहब, मैं आपको ये जरा क्वेश्चन आंसर होने के बाद चैट का भी जवाब दूंगा, तो कुछ टाइम आप ये और जरा पेशेंस रखिए, यही बोलना चाहूंगा मैं। हाँ, सुरेश हीरालाल, आप सवाल पूछना चाहते हैं? सुरेश हीरालाल, ओके, एनी अदर क्वेश्चन हियर? नो। तो मैं अभी चैट की तरफ बढ़ रहा हूँ एंड यहाँ से चैट का आंसर करेंगे हम लोग। मैं एक बार चैट को ऊपर से नीचे तक आता हूँ। मिस्टर नीरज अभिचंदानी हियर आस्क कि क्लोजिंग डील्स के ऊपर मैं जरा से ऊपर से चलते हैं क्या? मैं जरा सबसे पहला वाला देख लेता हूँ। ये 10:54 को एक आया है, हिमांशु हो गया, उसके बाद जितेंद्र सुरती हुआ, राइट, हरीश गुप्ता हो गया। हरीश गुप्ता क्या बोल रहे हैं? नीरज अभिचंदन, आई हैव गुड नेटवर्क कनेक्शन, ऐसा बोल रहे हैं। हिमांशु,
सिमर पवार, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 11 बजे। इंग्लिश सर, हिंदी कंटिन्यू सर। निशांत कोठारी सर, यू हैव एनोटेशन, देर इज, ओके। नीरज, only admin should be allowed on the screen. Pankaj Meghanani, I think so. Continue sir, leave as it is, okay. ये सब के सब वो टाइम का है। हैप्पी मॉर्निंग सर, ये राजेश कुमार मरप्पन है। आई डोंट नो हिंदी लैंग्वेज, आई विल ज्वाइन सेपरेट कंसल्टेशन सर, ओके। जितेंद्र सुरती, हिंदी कंटिन्यू सर जी। प्लीज गिव मी ए सेपरेट लेसन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज LIC HFL माधन बोल रहे हैं। श्रीनिवास राव जी, प्लीज गिव मी सेपरेट सेशन इन इंग्लिश, ऐसा बोल रहे हैं। नीरज अभी तक, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस इश्यू? ये कौन सा इश्यू की बात कर रहे हैं नीरज? जयेश गांधी, वॉल्यूम गॉट स्लो, यू नो, ये 11:38 को है। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, नीरज नहीं बोल रहा हूँ। यू आंसर्ड दैट, जब आप डिस्कस कर रहे थे, यू आंसर्ड इट सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सुनील, डियर सर, आई एम वर्किंग as a builder consultant work. Please share some more effective professional method idea that make my work more effective. Sir, you know, सुनील मलिया साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इफेक्टिव तरीका जो है, आइडियाज, इट वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कंसेप्ट टू कंसेप्ट। आप अगर एक टाउनशिप में बेच रहे हैं तो स्ट्रेटेजी अलग होता है, आप अगर बिल्डिंग में बेच रहे हैं तो स्ट्रेटेजी अलग होता है, आप अगर फ्लैट बेच रहे हो तो स्ट्रेटेजी अलग होता है, आप अगर कमर्शियल बेच रहे हैं तो स्ट्रेटेजी अलग रहता है। तो हर चीज को वैल्यू एस्टेब्लिश करना पड़ता है। एक बार आपने वैल्यू एस्टेब्लिश कर दिया तो बेचना आसान हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप जो बेचते हो उसको वैल्यू एस्टेब्लिशमेंट कैसा करने का, वो पूरा प्रक्रिया हम लोग जो है 4 दिन के प्रोग्राम में सिखाएंगे। एक बार आपको मालूम पड़ गया वो प्रक्रिया, इन दैट केस आप कोई भी चीज को आसानी से बेच पाते हैं। ये एक टेक्निक है जो अभी अभी आप लोगों को दिखा रहा था, यू नो, ये 24 थिंग्स यू नीड टू कंसिडर बिफोर बाइंग। अगर कोई भी कस्टमर फ्लैट खरीदने के लिए आता है तो आप उससे 2-5 मिनट बात करने के बाद ये कागज, ये कार्ड उनके हाथ में दे सकते हैं और बोलते हैं सर, फ्लैट खरीदने से पहले ये 24 चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। नो, दिस बिकम्स एन एजुकेशन। एंड वो ये 24 की 24 चीज को बोलेंगे टिक करिए, 24 को टिक यस है तो आप वो फ्लैट खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। और उसके अंदर आप अपने चीज, जो चीज आप खुद दे रहे हो, उस सब चीज को रखते हो एज ए, यू नो, एज ए रिजल्ट दिस बिकम्स एन एजुकेशन। एट द सेम टाइम आपके पास अट्रैक्ट करने का पार्ट बन जाता है। सो दैट इज व्हाट इज फॉर हिम। सुनील मोलिया, डियर सर, आई एम ऑल्सो वर्किंग इन एज बिल्डिंग कंसल्टेंट वर्क। या ये हो गया। हेलो एवरीवन, एडमिन, कैन आई हैव वीडियो ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस? आई वुड लाइक टू हियर इट, कीप इट विथ मी फॉर पार्थ पटेल बोल रहे हैं। सो एडमिन विल रिवर्ट बैक ऑन दैट। नीरज, यस दैट विल हो गया। पार्थ, ईमेल, हाँ। मोहम्मद जिजाज बोल रहे हैं कि मनी अथॉरिटी नीड। अभिजीत बोल रहे हैं मनी अथॉरिटी नीड। अमोल माटे बोल रहे हैं मनी अथॉरिटी नीड, मनी अथॉरिटी नीड। कैन आई हैव दिस वीडियो? ये हो गया। नीरज हो गया, अमोल माटे हो गया। कांट सी इट प्रॉपरली के सभी क्वेश्चंस हो गए। कॉइन सर, कॉइन सर, पीपल विल कीप हार्ट। किसी का आवाज आ रहा है, ये जरा बंद करिए। अगर सबको करके आवाज आ रहा है। People will keep the card in, you know, so that Parth Patel बोल रहे, people will keep the card in order to keep the coin, which will make them remember this time. This is one of the strategies. Colorful lot of information about the card ऐसा लग रहा है। Sir जी, how will this fit wallet? I can't fit. No, this is just one of the idea. That's all, you know. उसको fit करने का तरीका. The purpose is not card. The purpose is education. What is the investment of this course? Yes, this investment of this course is how much? हम लोगों ने आपको बता दिया, 3,000 रुपया ओनली। दिस इज जस्ट यू नो इनिशियल कोर्स। इस प्रोग्राम में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे एजुकेशन की जरूरत पड़ेगा। ये प्रोग्राम में हम आपको कुछ कुछ फंडामेंटल 4 दिन में बता रहे हैं जो आपको हर प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत ज्यादा मददगार होगा। हर्ष उपाध्याय, इफ यू कैन प्रोवाइड द पीपीटी इट विल बी अप्रिशिएटेड, वी विल जस्ट कंसिडर दैट।
नीरज अभिनंदानी, कैन यू पुट सम मोर लाइट ऑन क्लोजिंग द डील्स? यस, क्लोजिंग बहुत सारे तरीके के होते हैं। क्लोजिंग के डील के हिसाब से हम लोग ये प्रोग्राम में डे 4 में आपको टेक्निक्स बताने वाले हैं। कस्टमर बोलता है आपका भाव ज्यादा है, तो उसको क्या बोलने का। कस्टमर बोलता है मैं सोच के बताता हूँ, उसको क्या बोलने का। कस्टमर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अगला महीना करेंगे, बैंक का कुछ करेंगे, ऐसा वो बाद में टाल रहा है, स्टॉलिंग बोलते हैं। स्टॉलिंग में आप क्या कर सकते हैं, ये सब के सब हम बताने वाले हैं। अमोल माटे, सर डील क्लोज करते समय लोग बहुत नेगोशिएशन करते हैं, यूज उससे कैसे हैंडल करें, प्लीज आंसर। यही चीज एग्जैक्टली डे 4 में हम लोग ये 4 डेज के प्रोग्राम में आपको विथ मटेरियल देने वाले हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। आई हैव टू लीव मीटिंग, नो प्रॉब्लम। सर डील क्लोज करते समय बहुत नेगोशिएशन करते हैं, ये हो गया। आशीष चौधरी, हाउ क्लोजिंग इज मोर इफेक्टिव इन आवर सेल्स लोकेशंस इज मेजर इश्यू। हर प्रॉपर्टी का क्लोजिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ कुछ प्रॉपर्टी को प्राइस के ऊपर क्लोज करना पड़ता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को एमिनिटीज के ऊपर क्लोज करना पड़ता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी को लाइफस्टाइल के हिसाब से क्लोज करना पड़ता है। तो कौन से कस्टमर को कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, वो डिसीजन ले पाना भी वो प्रोग्राम में हम सिखाएंगे। सर डील क्लोज करते समय ये हो गया, तो आई थिंक that answers all the questions इसके साथ हुआ है। नंदिता पुरी, एक मिनट। नंदिता पुरी, COVID-19 period customers are not able to visit the sites. What is the solution? What is the solution is keep in touch with the customers, and also try to educate them over the phone. आपके अगर लॉग वेबसाइट से या खरीद कर आप अगर डील करवा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। While I was dealing with Tata Housing, I came to know कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से, कोई हरियाणा से, कोई यूपी से, कोई बंगाल से, कोई असम से, जो वलसाड़ का और वो जो प्रॉपर्टी था पालघर का टाटा का, वहां से खरीद लेते थे। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो सकता है। मैं कल जब रिसर्च कर रहा था, आई केम टू नो कि 3 कंपनियां ऐसे हैं मेरे पहचान में, पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, मई एंड जून में 100 फ्लैट बेचे हैं। राइट, ये 100 की 100 फ्लैट विदाउट द कस्टमर विजिट बेच पाए हैं। तो ये आपकी मानसिकता रेडी होना चाहिए कि कोविड के टाइम पर हम लोग बेच सकते। कोविड के टाइम पर आपका बेचने का तरीका, बात करने का तरीका, समझाने का तरीका अलग करना पड़ेगा। ट्रस्ट फैक्टर यहीं पर सबसे ज्यादा काम आता है। आई थिंक दैट्स इट। सभी के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। यस, any other questions? I don't think there is any other question. Jayesh Gandhi raised. Jayesh Gandhi, बताइए सर। यस, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं बॉम्बे से हूँ। मुझे ये पूछना है कि मैंने अभी रियल एस्टेट में मैं काफ़ी सालों से डील कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से हूँ ये लाइन में, और शेयर्स में भी करता हूँ ट्रेड, शेयर मार्केट में। तो अभी मैंने एक एजुकेशनल और प्रोफेशनल ऑनलाइन कोर्सेज की फ्रेंचाइजी ली हुई है। तो मुझे ये पूछना है कि इमेज में उससे कुछ फ़र्क पड़ सकता है क्या? लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि भाई इन्होंने कुछ अभी दूसरा भी स्टार्ट किया है, तो उससे कुछ ये रियल एस्टेट के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता है ना? मुझे ये ना पक्का प्रॉब्लम होएगा ना। आप अगर वो बिजनेस में इन्वॉल्व है तो होएगा। वो बिजनेस में अगर आप इन्वॉल्व नहीं है, आप सिर्फ स्टाफ को रखकर उनके जरिए काम करवा रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो क्या बोलते हैं, मुकेश अंबानी जो है पेट्रोकेमिकल बिजनेस में भी है, जियो बोल के टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में भी है, एंड वो 50 और बिजनेस में, रियल एस्टेट में भी है, डायरेक्ट सेल्स में भी है, वो क्या बोलते हैं FMCG में भी है, एंड साथ में वो रिलायंस स्मार्ट बोल के भी है, ज्वेलरी भी किए हैं। तो मुकेश अंबानी ये नहीं सोचते हैं कि ये बिजनेस करने से दूसरे बिजनेस में इफेक्ट करेगा, क्योंकि बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। मगर आप अगर रियल एस्टेट एजेंट वाला काम कर रहे हैं और आपका टाइम 4 जगह पर डिवाइड कर रहा है, तो कस्टमर सोचेगा ये आदमी 4 जगह पर देते देते मेरे को जस्टिफाई कैसे करेगा। तो आपका पोजीशनिंग के ऊपर डिपेंड कि आप क्या कर रहे हैं जयेश भाई। आप दूसरा बिजनेस करना गलत नहीं है, दूसरे बिजनेस के अंदर घुसकर अपने टाइम को वहां पर इन्वेस्ट करना गलत है। प्रोफेशनली लोगों से करने को छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। भारद्वाज ग्रुप। हेलो। यस सर, गुड आफ्टरनून। ग्रेट आफ्टरनून। सर
सर एक्चुअली 4-5 लोगों की हमारी टीम है जो कि आपकी क्लास अटेंड करना चाहते हैं, बट 9 AM का जो टाइम है सर, एक्चुअली वो हमारा ऑफिस का ट्रैवलिंग टाइम रहता है, तो वो बाहर में रास्ते में ही रहते हैं उस टाइम पे। तो सर क्या प्लीज ये टाइम को आप 10 AM कर सकते हैं? वो आपके ऑफिस में बात करना पड़ेगा, एक बार टाइम अनाउंस होने के बाद नहीं करते हैं। एंड नंबर 2, अभी जैसा आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ये आपके चारों के चारों स्टाफ का तो मोबाइल कनेक्शन होगा, और मोबाइल कनेक्शन में तो आज की तारीख में सबका 4G है, वो कान में लगाकर डायरेक्टली मेरे से आप सीख पाते हैं, इवन ट्रैवल करते वक्त भी। ऑलरेडी मैं अभी देख रहा था कम से कम 4-5 लोग गाड़ी में ड्राइव करते करते ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। यस मैडम, हो सकता है टाइम में कोई कंसिडर नहीं हो सकता सर? नहीं, टाइम में कंसिडर नहीं हो सकता इस प्रोग्राम के लिए, फ्यूचर प्रोग्राम के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हर्ष उपाध्याय, अनम्यूट करिए। हर्ष उपाध्याय अनम्यूट करिए। यस सर, बोलिए। यस सर, एक्चुअली एक क्वेश्चन ये था कि समझो कि अफोर्डेबल होम्स का भी डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगा, बट व्हाट अबाउट द लार्जर टिकट साइज? जैसे कि वी आर सेलिंग अ टिकट साइज अबाउट 5 लाख, जिसमें एक लग्जरी सेगमेंट के ही फ्लैट्स हम डेवलप कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, वो टाइप के कस्टमर्स को फास्ट रिकॉर्ड उनका रहेगा, इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले लीजिए, कहीं रह रहे हो उनका लाइफ रहेगा, तो उनको एंड ऑफ द कन्वर्सेशन जो करना हो एक सिंपल, तो उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने प्रोजेक्ट का देंगे, उनको ऑलरेडी स्टडी तो किया ही होगा, पर जो कन्विंसिंग जो रहेगा एक सिंगल इन शॉर्ट में, तो वो कैसे पिच करें? क्योंकि वो एक सेगमेंट के लोग होंगे जिनसे हमको भी बहुत कुछ सीखना होगा लाइफ में। तो वैसे टाइप के क्लाइंट को मतलब एक शॉर्ट में कुछ हो कि जिससे उनको मालूम चले कि नहीं, दे आर सजेस्टिंग अ गुड, और जो भी बोल रहे हैं वो बहुत सही बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ आप टिप देना चाहिए फॉर अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट्स ओनली। बिल्कुल, ये प्रोग्राम में हम लोग आपको अल्ट्रा लग्जरियस कस्टमर की प्रॉपर्टी बेचने का भी आपको आइडियाज देंगे, मगर उससे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप बराबर क्वालिफिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बराबर आप सस्पेक्टिंग कर रहे हैं कि नहीं, बराबर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि नहीं, आप मैन को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि किसी न किसी को बता रहे हैं। एक आदमी समझो, एक आदमी जस्ट लाइक मारुति कार का एक शोरूम है और मर्सिडीज कार का शोरूम है। आप अगर मर्सिडीज बेच रहे हो मारुति शोरूम में तो बिकेगा नहीं, राइट ना? आपका शोरूम भी मर्सिडीज जैसा होना पड़ेगा। अल्ट्रा लग्जरियस के लिए वही प्रकार के कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक आदमी जो मारुति खरीद सकता है उसको अगर मर्सिडीज दिखा देंगे तो उसको पसंद आ जाएगा मर्सिडीज, मगर खरीद नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली खरीदना बेचना जो है वैल्यू प्रोपोर्शन के हिसाब से ही डिपेंड नहीं करता है, आपको अपने सही प्रकार का पोजीशनिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या आपको आपके लग्जरी होम दिखाने से पहले उसके बारे में जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो? एकदम परफेक्ट कस्टमर है तो आपको ये प्रोग्राम में बेचने में बहुत बढ़िया मदद मिलेगा। परफेक्ट, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। मेरे हिसाब से इसी के साथ 12:40 हो रहा है एंड हम लोग ऑलरेडी यस लैंग्वेज ऑफ द प्रोग्राम बहुत ने पूछा है। लैंग्वेज फॉर द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी हिंदी। ये 4 दिन के प्रोग्राम, इसीलिए आज का इंट्रोडक्शन सेमिनार भी हम हिंदी में रखा है। एंड जो कोर्स मटेरियल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा दैट इज गोइंग टू बी इंग्लिश मोस्टली 99%, एंड प्रोग्राम हिंदी लैंग्वेज में ही होगा। तो जो लोग हिंदी समझ सकते हैं उन्हीं लोगों को ये प्रोग्राम एनरोल करना चाहिए। यस, मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस यहाँ पर। लाकेश अनम्यूट करिए। लाकेश, हेलो। यस सर, गुड आफ्टरनून। ग्रेट सर, जी सर, मुझे एक डाउट था रेफरेंस क्लाइंट्स के जो है, जो टॉपिक था आपने बताया था कि रेफरेंस से अपन क्लाइंट ले सकते हैं। सर, रेफरेंस क्लाइंट्स के लिए जब हम अप्रोच करते हैं तो क्लाइंट्स क्या होते हैं कि काफी पुराने सर्विसेज जो रहते हैं उस पे वो मेंटेनेंस की जो चीजें होती हैं, उनके जो घर में पुराने कुछ चीजें होती हैं। मेरा प्रोफेशन बिल्डरशिप का है, मैं बिल्डरशिप भी हूँ और सेल्स भी देखता हूँ। तो वो चीजें सामने आती हैं, जिसमें क्या होता है कि क्लाइंट्स के रेफरेंस लेने जाते हैं तो अपन को कुछ एक्सपेंसिव स्टेप के भी आते हैं और फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? रेफरेंस के बारे में नहीं बोला है मैंने, जो बताया है कि सेलिंग 3 प्रकार के होते हैं। होता है रिजेक्टेबल सेलिंग,
रिजेक्टेबल सेलिंग मतलब कुछ कुछ लोग खरीद रहे, कुछ कुछ लोग नहीं खरीद रहे, उस प्रकार अगर आपका सेल है, आप पिछले एक साल में 500 लोगों से बात किए, उसमें से 40 लोगों ने खरीदा और 460 नहीं खरीदा, यानी आपका सेलिंग का नाम रिजेक्टेबल है। दूसरे प्रकार का सेलिंग का नाम है रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब आप जिस किसी से बात करते हो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर उसको सक्सेसफुली बेचते हो, आपका कन्वर्शन रेशियो 100%, यानी रिसीवेबल है। तीसरे प्रकार का सेलिंग का नाम है रेफरेबल। रेफरेबल सेलिंग का मतलब है ना सिर्फ आप हर आदमी को बेचते हो, बल्कि हर आदमी आपका गुण सबको बताते हैं, आपके बारे में दूसरों को रेफरेंस देते हैं, आपके पास खरीदने के लिए दूसरों को रिकमेंड करते हैं, राइट। आप अगर 100 लोगों को मिलते हैं, 20 को बेचते हैं, यानी आपका रिजेक्टेबल सेलिंग, आपका सेलिंग का नाम है। आप 100 को मिलते हैं, 100 को बेचते हैं, यानी आपका सेलिंग का नाम रिसीवेबल है। आप 100 को मिलते हैं, 150 को बेचते हैं, आप 100 को मिलते हैं, 500 को बेचते हैं, आप 100 को मिलते हैं, 1000 को बेचते हैं, यानी आपका सेलिंग का नाम रेफरेबल है। तो आपका सेलिंग रिजेक्टेबल होना चाहिए, रिसीवेबल होना चाहिए कि रेफरेबल होना चाहिए। ये प्रोग्राम में रेफरेबल होने के लिए अगले 4 साल में आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सब हम सिखाने वाले हैं। ओके सर, एक्चुअली सर मैं ये रहती जो हमारे एग्जिट क्लाइंट है, पुराने क्लाइंट, उसको हम फोन करके रेफरेंस लेते हैं, उस पॉइंट की बात कर रहा था। हाँ जी, तो रेफरेंस एक होता है मांगना, दूसरा होता है कस्टमर खुद आपका रेफरेंस देकर उसका रिकमेंडेशन से आपके पास भेजना। तो ये प्रोग्राम में रेफरेंस कस्टमर सामने से देने वाला बात करेंगे सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। यस, जस्ट वन मोर पॉइंट, डियर व्यूअर्स, आपको अगर बल्क ऑफर्स के लिए जानना है, आप अपने रेस्पेक्टिव सेल्स पर्सन से आप कनेक्ट कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू विद दैट बल्क ऑफर्स आल्सो। बिल्कुल। तो जिन जिन लोगों को आप 2, 5, 10, 15 एक साथ में आप जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को जिन किसी ने आपको ये कनेक्शन दिया हुआ है, उस सेल्स पर्सन के साथ आप फोन पर बात करिए, कांटेक्ट करिए, तो आपका हो सकता है, राइट, स्पेशल डील मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज का हमारे प्रोग्राम समाप्त होता है। नमस्कार।